जीवन की इम्पोर्टेंट शुरुआत है या इम्पोर्टेंट स्टेप है आज आपका, है ना। ये लाइफ चेंजिंग साबित हो सकता है। जो हमने यूपीएससी की तैयारी शुरू की थी तो लाइफ चेंजिंग ही होता है। निकल गए तो भी लाइफ चेंजिंग, नहीं निकले तो भी लाइफ चेंजिंग, लाइफ कहीं और ही ले जाएगी। अब लाइफ कहीं और क्यों ले जाएगी? क्योंकि अब जो हम चीजें सीखेंगे वो बुद्धि है ना, कुछ और ही लेवल पे चली जाएगी। तो फिर हमारा जो सोचने का नजरिया, फिर उस सोच से जो काम करेंगे वो सब चेंज हो जाने वाला है ना। तो बस मजे से आराम से, इसको क्लास नहीं समझना, इसको ना सर कोई गपशप लगा रहे हैं हमारे साथ, थोड़े दिन गपशप चलेगी अपनी। उस गपशप में बहुत कुछ सीखना है। कल हमने जाना था कि जनरल स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। उसमें हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, साइंस, करंट अफेयर्स, ऐसे ऐसे टॉपिक होते हैं। तो हम सभी टॉपिक थोड़े थोड़े करेंगे, मेनली हम इंडियन पॉलिटी करेंगे। लेकिन उसके इर्द गिर्द जितने भी टॉपिक आते जाएंगे हम डिस्कस करते चलेंगे, रोकेंगे नहीं अपने आप को। भी मान लो आज गर्मी बढ़ी है, सर ये गर्मी क्यों है आज, ह्यूमिडिटी क्या होती है? यूपीएससी का नहीं पता कहाँ से क्या पूछ ले। जब यूपीएससी के एग्जाम में बैठते हैं ना, तो सामने जो आंसर होते हैं हमारे लगता है ये तो 6 क्लास में मैम बता रही थी, तो ये लगता है ऐसा होता है, मेरे साथ हुआ, सब बच्चों के साथ होता है। ये तो कहीं 8th की बात, ये तो गली में खेलते हुए बात की चली थी, वहां से आइडिया लगते हैं। मतलब यूपीएससी में किताबी बातें कम, तो किताबी बातों को लाइफ में कितना अडॉप्ट किया है, ये वो ज्यादा पूछते हैं, है ना? सीधी सीधी किताबी बातें नहीं। तो इंडियन पॉलिटी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, क्या होता होगा अपने को पता नहीं क्या होता है, क्या होता होगा, क्या कहते हो रमन? रूल्स एंड, शाबाश, किस लिए? बिल्कुल ठीक बात। जब अंग्रेज यहां से गए 15 अगस्त 1947, भाई जाओ, देश हमारे हवाले। हम इतना बड़ा देश, तब हमारी जनसंख्या थी लगभग 40 करोड़। 40 करोड़ लोगों का देश हम कैसे संभालें? हमसे मतलब कौन संभाले? अब तो जैसे हम बोलते हैं मोदी जी आप संभाल रहे हो देश को, एक डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी है। उस टाइम कौन था, कौन चलाए देश को? देश को चलाने के लिए जो नियम, जो रूल, लॉ हम बनाते हैं उसे संविधान कहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन। जिस तरह से परिवार को चलाने के नियम है कि जी हमारे घर में परोठा नहीं खाएगा कोई, नियम है जी हमारे यहाँ। हमारे घर में कोई चाय नहीं पीता, नियम है। लॉ नहीं बोलेंगे, नियम बोलेंगे, फर्क होता है। नॉर्म्स होते हैं, फैमिली के नॉर्म्स होते हैं, फैमिली के लॉ नहीं होते। नॉर्म में और लॉ में क्या फर्क होता है? वेरी गुड। और वेरी गुड। लॉ के पीछे सैंक्शन होती है, पुलिस आ जाएगी नहीं। फैमिली नॉर्म्स होते हैं, नहीं पापा आज परोठे खाने हैं, खा ले बेटा, चाय पीने पी ले भाई। पर नॉर्मली हम अलाउ नहीं। सोशल नॉर्म्स होते हैं, सोशल नॉर्म्स हैं कि हमारे यहाँ अ, वो अलग चीज है, वो अंधविश्वास है। वो अंधविश्वास है ना, सुपरस्टिशंस हैं। जैसे कपड़े पहनने का तरीका है, वो लड़के लड़कियां कैसे कपड़े पहने। अब कोई मान लो लड़की बहुत ही कम कपड़े पहन के बाजार में घूम रही है इंडिया में, तो पुलिस तो नहीं पकड़ेगी, और सोशल नॉर्म्स के अगेंस्ट है ना। बस ऐसा ही समझो आप, नॉर्म्स और लॉ, लॉ के पीछे सैंक्शन ऑफ लॉ, डंडा। इसको आगे हम डिस्कस करेंगे एक बार। इंटरनेशनल लॉ और अपना लॉ, देश का लॉ, इनमें क्या फर्क होता है? इनमें बेसिक फर्क यही है, डंडा नहीं होता। तो डंडा ही जरूरी। तो इंटरनेशनल लॉ में डंडा नहीं होता या होता है, इसको डिस्कस करेंगे बाद में।
और अगर जिस लॉ के पीछे डंडा नहीं होता वो लॉ थोड़ी हो, तो नॉर्म हो गया। तो इसलिए कहा जाता है कि इंटरनेशनल लॉ, देशों के बीच में लॉ इज नॉट अ लॉ। नहीं, इट इज अ लॉ। ओके, इट इज अ वीक लॉ। अच्छा, वीक लॉ। ऐसे अलग अलग तरह के डेफिनेशन हैं, थिंकर्स हैं, फिलोसफर्स हैं, ऐसे सब बोलते हैं। वो हम आगे डिस्कस करें धीरे धीरे। तो संविधान, देश की आजादी के बाद अंग्रेजों ने हमें जिम्मेदारी दी, पंडित नेहरू एंड कंपनी सब लोगों को, कि जी तुम देश संभालो, अपना देश चला लो। तो देश चलाने के लिए, देश संभालने के लिए हमने अपना एक संविधान बनाया। राइट। वो कैसे बना, क्या तरीके, वो बाद में देखेंगे। उस संविधान में हमने उस कॉन्स्टिट्यूशन ने, जो कि बनाने में हमें लगभग 3 साल लगे, उस कॉन्स्टिट्यूशन ने बताया कि आपका देश कैसे चलेगा। ये संविधान बनाया भी हमने, 40 करोड़ लोगों ने। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया? हमने बनाया। अब ये कॉन्स्टिट्यूशन ही बताएगा कि आप अपना देश कैसे चलाओगे। ओहो, सब कॉन्स्टिट्यूशन से चलेंगे। हाँ, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन एस्टेब्लिश करती है 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, की ये तुम्हारी सरकार होगी, ऐसे तुम चलाओगे अपना देश। 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, गवर्नमेंट। जो संविधान बन गया, हमारे सामने किताब आ गई, तो हमने पूछा संविधान, अब तो ये बता सरकार कैसे बनेगी, कानून कैसे बनेगा, जज कौन होगा, इस सरकार का सिस्टम क्या होगा, कैसे देश चलता है। तो कॉन्स्टिट्यूशन कहती है चिंता ना करो, मैं बताती हूँ कैसे बनेगा। और ध्यान रहे, कॉन्स्टिट्यूशन एक बॉडी होती है जिसका नाम होता है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, वो बनाती है। तो 40 करोड़ इंडियंस ने मिलके एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनाई, रिप्रेजेंटेटिव बॉडी। उसमें कुछ लोग आ गए, 389 मेंबर। इन 389 मेंबर्स ने हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया। मतलब देश को चलाने के लिए कानून की बहुत बड़ी एक किताब। ठीक है, तो देश को चलाने की कानून की किताब बन गई। अब सारा देश कानून से चलेगा। बहुत बढ़िया। ठीक है, तो ये कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कहती, अब मैं जा रही हूं, मेरा रोल खत्म, मैंने कॉन्स्टिट्यूशन बना दिया है, अब तुम चलाओ अपना देश। कॉन्स्टिट्यूशन अब कहती है आगे काम मेरा। ये कॉन्स्टिट्यूशन, इसने 3 अंग बनाए सरकार के कि कैसे चलेगा आपका देश। पहला अंग इज लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग बॉडी। पहले कानून होना चाहिए। कानून ये क्या है? कॉन्स्टिट्यूशन कानून ही तो है। पर ध्यान रहे, कॉन्स्टिट्यूशन में ब्रॉड ब्रॉड, मोटे मोटे लॉज होते हैं देश को चलाने के, बारीक लॉज नहीं होते, डिटेलिंग नहीं होती। हम रोड के लेफ्ट साइड चले या राइट साइड चले, ये बात संविधान में नहीं लिखी है। अच्छा, तो संविधान में क्या लिखा है? संविधान में ये लिखा है लड़के लड़कियां दोनों गाड़ी चला सकते हैं, भेदभाव नहीं होगा। अच्छा, इक्वालिटी की बात करता है। हाँ, संविधान एक ब्रॉड लॉ होता है, सुप्रीम लॉ होता है, एक खाका होता है, ढांचा होता है, ब्रॉड ब्रॉड, मोटा मोटा। तो देश को चलाने के लिए तो बहुत बारीक लॉज होते हैं। कोई किसी को चाकू मारेगा, मर्डर हो जाएगा, पुलिस पकड़ के ले जाएगी, कैसे जज के सामने जाएंगे, क्या कार्रवाई होगी, ये कानून से चलते हैं हम लोग। ये कानून कौन बनाता है? ये कानून संविधान कहती है ये मेरे पास नहीं है, पर मैं एक बॉडी बना देती हूँ आपको, जो आपके लिए छोटे छोटे बारीक कानून बनाती रहेगी। उस बॉडी को नाम दिया हमने लेजिस्लेचर। तो लेजिस्लेचर भी एक लॉ मेकिंग बॉडी है। हाँ, पर बनाया किसने लेजिस्लेचर को? कॉन्स्टिट्यूशन। तो हम कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन माँ है, ये इसका बच्चा है। हाँ, इसकी क्या जरूरत है? भाई देश में रूल ऑफ लॉ है, कानून का राज। अच्छा, हम तो सोच रहे मोदी का राज है। ना 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 ना, मोदी का राज नहीं है। मोदी नीचे खड़े होकर हम आवाज मारे, तान्या नीचे आना, आप कह सकते हैं नहीं मोदी जी आप ही आ जाओ ऊपर, कह सकते हैं। कह सकते हैं, हमारी मर्जी भाई साहब। ये मोदी जी बोले रमन जी आपके घर आना है, चाय पीनी है,
रमन जी बोले नहीं रहने दो मोदी जी, टाइम नहीं है आज। ये पॉसिबल है हमारी मर्जी भैया, हम अपने मालिक हैं। कोई कानून थोड़ी कह रहा है कि प्रधानमंत्री को अपने घर बुला के चाय पिलानी है, हम नहीं पिलाते भैया। सब कानून से चलेंगे, मोदी भी कानून से चलेंगे। अच्छा, तो देश में कानून का राज है क्या? हाँ, इसको बोलते हैं लेक्स इज रेक्स, लॉ इज किंग। अच्छा, कानून ही राजा है, कानून ही राजा है। रमन जाने देना, अंदर बातें है ना। पहले क्या होता था? महाराज की जय हो, जो महाराज ने कहा वही कानून बन गया। तो पहले होता था रैक इज लैक्स, किंग इज लॉ, है ना। किंग इज लॉ, महाराज की जय हो, महाराज ही कानून बनाते थे। अब ऐसा नहीं, अब कानून से सब चलेंगे, कानून ही राजा है जी अब। फर्क हो गया। यस, तो अपने देश में रूल ऑफ लॉ है। तो इसलिए भैया, अगर देश चलाना है तो सबसे पहले कोई रूल होने चाहिए, लॉ होने चाहिए, नियम होने चाहिए, कानून होने चाहिए। हाँ, और संविधान कहती है सबसे बड़ा नियम कानून तो मैं हूं, और छोटे छोटे कानूनों के लिए मैंने एक बॉडी बनाई है, लेजिस्लेचर, लॉ मेकिंग बॉडी। इसके दो हाउसेज होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा। लोक एज द नेम इंडिकेट्स, लोगों की सभा, जनता की सभा। राज्यसभा, राज्यों की सभा। ठीक, ये कैसे बनती है बाद में देखेंगे। काम क्या है? लॉ मेकिंग, कानून बनाना। ये कानून बना देती है, इसका काम खत्म। ये कानून आगे फॉरवर्ड कर देती है, अगली बॉडी होती है एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूट करना कानून को। इसने कानून बनाया, सब लोग रोड के लेफ्ट साइड में चलेंगे। कानून बनाया, रमन सुनो, मैं लिखाऊंगा बाद में, समझो पहले। दो दो चार चार बार करते हैं बातें, तब अंदर घुसती है ना, धीरे धीरे। इसने बनाया कानून, मान लीजिए इसने कानून बनाया, सब लोग रोड के लेफ्ट साइड चलेंगे, बेल्ट पहनेंगे, हेलमेट पहनेंगे, एटसेट्रा एटसेट्रा। इसका काम हो जाता है खत्म, कानून बना के, दैट्स इट। ये पहला बच्चा है माँ का, इसका रोल खत्म। फिर दूसरे बच्चे की तरफ आते हैं, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव का काम है इसके द्वारा बनाए गए कानून को एग्जीक्यूट करना, कार्य रूप देना, उसको इम्प्लीमेंट करना। अच्छा, एग्जीक्यूटिव ये कौन होता है? इसका हेड होता है अपने देश में प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट नाम नाम का हेड होता है, देश का असली हेड इज प्रधानमंत्री। अच्छा, तो ये कानून बनाएंगे कि अपने देश में जितने भी माइंस हैं, उनमें से सोना कैसे निकालो, कोयला कैसे निकालो, चांदी कैसे निकालो, लीज पे देनी है माइंस, ये सरकार ने खुद खुदाई करनी है। ये सब बातें कौन तय करेगा? ये कानून बनेगा पहले। मान लीजिए कानून बना कि हमारे यहाँ जितनी भी कोयले की माइंस हैं, उनको सरकार प्राइवेट पार्टीज को लीज में दे देगी हजारों करोड़ रुपए में, और उनसे पैसा इकट्ठा करेगी। इसको काम कौन चढ़ाएगा, श्रेय कौन चढ़ाएगा? एग्जीक्यूटिव कौन करे, क्या काम करेगा? एग्जीक्यूटिव उस कानून को इंप्लीमेंट करेगा। तो एग्जीक्यूटिव हेड कौन है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति नाम नाम का हेड है, वो असल में काम नहीं करता। प्रधानमंत्री मोदी। मोदी देखें, अच्छा ये कानून बना है कि माइंस हमने प्राइवेट पार्टीज को देनी है, अंबानी आ जाओ, अडानी आ जाओ। तो दूसरे बोलेंगे अरे आप तो अंबानी अडानी को, ये तो कोई कानून तो नहीं हो, ये तो दादागिरी होगी, डिक्टेटरशिप हो गई। तो कानून क्या कहता है? कानून कहता है सबको बराबर मौका देना है, जो सबसे ज्यादा पैसे सरकार को दे, सरकार के पास है, देश के पास है, उसको तुमने माइंस लीज पर, किराए पर देनी है, वो खुदाई कर सकता है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अब अडानी अंबानी कहाँ जाएंगे हाथ जोड़ने? मोदी जी कुछ करो, कुछ तरीका लगाओ, कुछ घपला घपला करो टाइप। मोदी जी बोले अरे नहीं भैया, ऐसे नहीं होता है, हम तो कानून से चलते हैं, सब कानून से चलते हैं। और मोदी जी बोलेंगे भैया माइन माइन, ये मैं रोज माइन माइन के चक्कर में नहीं पड़ सकता। ऐसा है भाई साहब, ये माइंस वाला हमने मंत्री बना रखा है, आप इससे बात करो, इसको ज्यादा बारीकियां पता है। तो मोदी जी क्या करेंगे? एक माइंस का मिनिस्टर बना देंगे। हाँ,
ऐसी देश के अंदर कुछ लॉ एंड ऑर्डर संभालना है, उसका भी एक मंत्री बना देंगे। होम मिनिस्टर, डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर, खेल मंत्री, छत मंत्री, पंखा मंत्री, माइंस मंत्री, तेल मंत्री, कृषि मंत्री, फाइनेंस मिनिस्टर, इकोनॉमिक्स का मंत्री, कॉमर्स का मंत्री, ट्रेड का मंत्री, कुछ का भी मंत्री हो सकता है जो उनको लगे इंपॉर्टेंट है। भाई तो बहुत बड़ा काम है, तुम संभालो भाई, शिक्षा वाला काम तुम संभाल लो। इस तरह से मोदी जी एक टीम बनाएंगे और उस टीम के हेड मोदी खुद होंगे। कैप्टन ऑफ द टीम इज मोदी। तो प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज द रियल एग्जीक्यूटिव, ये याद रखना। प्राइम मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज द रियल एग्जीक्यूटिव, जिसका काम है इसके द्वारा बनाए कानून को इंप्लीमेंट करना, बस। इसको बड़े सिंपल एग्जांपल से समझो, और सिंपल। लेजिस्लेचर ने कानून बनाया, सब लोग रोड के लेफ्ट साइड चले, कानून बना के आगे एग्जीक्यूटिव को दे दिया। एग्जीक्यूटिव हेड इज प्रेसिडेंट, नाम नाम के, रियल हेड इज प्राइम मिनिस्टर और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। प्राइम मिनिस्टर के नीचे होम मिनिस्टर, वो संभालेंगे लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति बनी रहे। होम मिनिस्टर के नीचे डीजीपी, एडीजीपी, आईजी, डीआईजी, करते करते एसएसपी, डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर, एएसआई, एएसआई हेड कांस्टेबल, कांस्टेबल। ये जो कांस्टेबल हैं अपना नाका लगा के खड़े हैं, जैसे आपकी गाड़ी रोकते हैं पहला सवाल आप ये पूछते, सर कौन सा ऑफेंस किया है? तो पुलिस मैन जल्दी से कॉपी खोल के बताते, ये देखो फलाना एक्ट, कानून बनाया लेजिस्लेचर ने, आपने फलाना फलाना सेक्शन ये तोड़ा है, आप रोड के गलत साइड चल रहे हो, आपने बेल्ट नहीं पहना, आपकी हेडलाइट ये वो टाइप। कानून किसने बनाया था? लेजिस्लेचर ने। इम्प्लीमेंट कौन कर रहा है? प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर। कैसे रोड पे खड़ा होगा? डीजीपी, डीजी करते 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 कांस्टेबल, कांस्टेबल हेड कांस्टेबल, एएसए, इंस्पेक्टर, जो भी इनकी भी ड्यूटी है, इनका काम है कानून को इम्प्लीमेंट करना। आपके घर लाइट खराब हो, बिजली विभाग से लाइनमैन आता है, खंबे पर चढ़ के आपकी बिजली ठीक कर रहा है, ही इज ऑल्सो पार्ट ऑफ एग्जीक्यूटिव। ये काम होता है एग्जीक्यूटिव का, एग्जीक्यूट करना, कार्य रूप देना, शक्ल देना उसको, राइट। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, तीसरा अंग इज जुडिशरी। अब हुआ क्या, ये थानेदार साहब मुझसे बहुत चिढ़ते हैं। क्यों चिढ़ते हैं? इनकी बेटी के साथ मेरी दोस्ती है, हमेशा थानेदार साहब चिढ़ते हैं कि बदमाश आदमी है, इसका भी मौका मिले मैं इसको रगड़ूंगा, तो इसको चोरी के मामले में फंसा दूंगा, ड्रग से मामले में फंसा दूंगा, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, कुछ भी हो सकता है। एक दिन थानेदार साहब को मैं फंस गया, इन्होंने मेरा चालान वालान काट दिया, मुझे पकड़ के ले गए, गलत पकड़ लिया। अब वैसे तो कुछ तो होना चाहिए ना, कानून, तुम गलत कर रहे हो, कानून की पालना गलत कर रहे हो, तो मैं दुहाई लेके कहाँ जाऊं, किसके पास जाऊं कि मुझे बचाओ? ये कानून का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, गलत पालन कर रहे हैं, तो मैं जाऊंगा जज के पास, न्यायपालिका। जज साहब न्याय करो, ये कानून है और थानेदार साहब ने इस कानून का गलत इस्तेमाल किया, गलत पालन किया, मुझे गलत फंसाया है। तो थानेदार साहब बोलेंगे, जज साहब बोलेंगे, हाँ जी बताओ जी थानेदार साहब क्या किया? सर इसने गड़बड़ की है। आप बताओ जी क्या किया? जब मैंने गड़बड़ नहीं की। ऐसे मुकदमा चलेगा? मुकदमा, मुकदमा, मुकदमे को क्या बोलते हैं? ट्रायल। 2-3 साल बाद कोर्ट बोलेगी, नहीं भाई इसने तो कुछ नहीं किया, तो शरीफ आदमी है। थानेदार साहब आपने क्यों पकड़ा इसको? ओहो सर सॉरी, गलती हो गई, गलत हो गया, ठीक है जाओ। अब उसको 2-3 साल के लिए रगड़ दिया ना, वो तो चक्कर काटता रहा कोर्ट कचहरी के। हाँ, फिर कानून का गलत इस्तेमाल हुआ, हुआ। तो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी, दीज आर थ्री ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, सरकार के तीन अंग। ध्यान रहे, ये माँ है, ये तीन बच्चे हैं। ये तीन बच्चे कभी भी कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो माँ की इच्छा के विरुद्ध हो, अगेंस्ट हो, अगेंस्ट द डिग्निटी ऑफ मदर। तो मतलब लेजिस्लेचर तो कोई ऐसा काम नहीं करेगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाए, कॉन्स्टिट्यूशन की भावना के अगेंस्ट जाए। काम क्या करना है लेजिस्लेचर ने? लॉ बनाना है लेजिस्लेचर तो कोई ऐसा लॉ नहीं बनाएगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट जाए। अच्छा, तो लेजिस्लेचर ने लॉ बना दिया,
अब से लड़कियां स्कूटर चला सकती हैं, लड़के नहीं चला सकते। लड़कियां चला सकती हैं, लड़के नहीं चला सकते। ये तो गड़बड़ लग रहा है कानून, गड़बड़ लग रहा है ना। ये तो जो पान की दुकान पे बैठा है, चाय बना रहा है पटरी पे, वो भी बता दे नहीं बाबूजी ऐसा कानून नहीं चलेगा देश में। ये तो वो भी बता देगा। पर हम एक लाइन आगे और बताएंगे क्यों ऐसा कानून क्यों नहीं चलेगा। क्योंकि ये ना, फिर से, ऐसा कानून गड़बड़ क्यों है, क्योंकि ये, और हाँ शाबाश, क्योंकि ये माँ के विरुद्ध है, कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है ना। पर कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ कैसे है। हम देखते हैं जी, देखो माय लॉर्ड, कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 14, आर्टिकल, आर्टिकल क्या होता है, संविधान में अलग अलग बातें कही गई हैं, उनकी नंबरिंग जब दी जाती है, 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, ऐसे, तो 14 नंबर में, यानी कि 14, आर्टिकल 14 में ये बात कही गई है, नो डिस्क्रिमिनेशन, नो भेदभाव, इक्वालिटी बिफोर लॉ, कानून की नजर में सब बराबर है, कानून किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं करेगा, स्टेट भेदभाव नहीं करेगा, सरकार भेदभाव नहीं करेगी। अच्छा, तो फिर ये क्यों भेदभाव कर रहे हो आप लड़का लड़की में। ऐसा कोई भी कानून जो लड़का लड़की में भेदभाव करे, डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड्स ऑफ रेस, रिलीजन, कास्ट, सेक्स, लड़का लड़की भेदभाव, इज नॉट गुड, नॉट गुड। कौन बताएगा इज नॉट गुड। जुडिशरी। हम जाएंगे जज साहब ये देखो, ये लेजिस्लेचर ने गलत कानून बना दिया। जज साहब बोलेंगे गलत मतलब, गलत का मतलब क्या होता है। सर गलत का मतलब ये होता है कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट है। अच्छा, कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कॉन्स्टिट्यूशन कहता है इक्वालिटी। ये देखो ये लड़का लड़की भेदभाव वाला कानून बना दिया। ओके, तो जुडिशरी क्या बोलेगी, नहीं भैया ऐसा कानून देश में नहीं चलेगा, तुम संविधान के विरुद्ध नहीं जा सकते। इसका मतलब संविधान का रखवाला, प्रोटेक्टर, गारंटर कौन हुआ। तो क्या हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, जो कि हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द लैंड है, इज प्रोटेक्टर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, बचा के रखती है संविधान को। अगर जुडिशरी ना होती तो लेजिस्लेचर तो धुएं उठा देती, कुछ ना सुनती इसकी, तो भाई छोड़ तू कॉन्स्टिट्यूशन, तेरी क्या सुननी हमने। और अपने देश में ऐसा क्यों है कि कॉन्स्टिट्यूशन की सुननी पड़ेगी, इसलिए कि हमने ये तय किया है कि हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम है, सुप्रीमेसी है कॉन्स्टिट्यूशन की। इसमें कौन सी खास बात है, ऐसे ही होता होगा सब जगह, कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम ही होती होगी ना। कोई जरूरी नहीं है। हमने जब संविधान बनाया, जो फ्रीडम फाइटर्स, नेहरू, पटेल, अंबेडकर, ऐसे से लोगों ने मिलके संविधान सभा में बैठ के संविधान बनाया। आओ जी विचार करें, देश को कैसे आगे लेके जाना है, क्योंकि संविधान ही अब देश को आगे लेके जाएगा। संविधान मजबूत तो देश मजबूत, देश की तरक्की का रास्ता मजबूत। संविधान कमजोर तो हम कमजोर, देश कमजोर। ओहो, तो ये अच्छे से विचार करो फिर। इसलिए संविधान बनाने में हमने लगभग 3 साल लगाए और 50 पेज का संविधान बनाया। ऐसे नहीं कि हजारों पेज के ग्रंथ तैयार कर दिए हमने, ना ना, छोटा सा संविधान। क्योंकि उसमें तो मोटे मोटे कानून है, ब्रॉड ब्रॉड बारीक कानून थोड़े। हाँ, तो कॉन्स्टिट्यूशन इतना इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है कि उसको लाइटली नहीं लिया जा सकता। आने वाले 100 साल, 200 साल, 500 साल, हो सकता है 1000 साल तक हमारे देश की तरक्की की दिशा, हो सकता है संविधान तय करे। ओ, इतना इंपॉर्टेंट होता है संविधान। अब क्योंकि हम सब लोगों ने मिलके बनाया था, सियाने लोगों ने बैठ के, तो हमने तय किया भी देखो जी अब ये संविधान जो कहेगा ना उसी से चलना है सबको, यही सबसे बड़ा है। हम तो नहीं होंगे, नेहरू अम्बेडकर सब कह रहे थे हम तो नहीं होंगे कल को, नई नई जनरेशन आएंगी, तो हे आने वाले भारतवासियों, अब तुम सब ने संविधान से चलना है। ये संविधान हम आपको दे के जा रहे हैं, इसको तोड़ना मरोड़ना नहीं है, छेड़छाड़ नहीं करनी, इसको परेशान ना करना।
ओहो, अच्छा, तो ये किताब हम बना के दे रहे हैं, इसी से आने वाले 1000 साल तक चलते रहे ना। मतलब आज तुम बना के दे रहे हो और बोलते हो 1000 साल तक इसी से चलते रहना, ये भी कोई सैनी बात नहीं है ना। ये भी ठीक नहीं लगता। आगे देखेंगे भाई, जरूरत पड़ने पर हे नेहरू जी, तुम तो जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, तुम तो जा रहे हो, सब हमारे पूर्वज फ्रीडम फाइटर, चलो हम इस तरह से इमेजिन करें कि तुम तो जा रहे हो, जाते हो तुम संदेश दे रहे हो, तो तुम तो जा रहे हो, आने वाले 100 200 500 साल बाद भी ऐसे ही चलना है क्या, हालात बदल गए तो उन्होंने बोला अच्छा, अगर हालात बदल जाए तो कोई बात नहीं, थोड़ा बहुत बदल लेना, लेकिन मूल भावना, संविधान की मूल भावना यही रखनी है जो हम बना के जा रहे हैं। तो मूल भावना क्या है वो हम आगे देखेंगे, बेसिक स्पिरिट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है ना, प्रेम्बल होती है, आगे देखेंगे। तो हमने बोला, संविधान निर्माताओं ने बोला, संविधान ने बोला कि संविधान हमारे यहाँ सुप्रीम है जी, सुप्रीमेसी ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, यही बनाएगी इन सबको, इनको पावर्स यही देगी। तो ध्यान रहे, हमारे देश में कॉन्स्टिट्यूशन ने ये 3 अंग बनाए हैं, तो सुप्रीम है हमारे यहाँ कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कौन सी बड़ी बात है, ऐसा ही होता होगा, ऐसा नहीं होता, इंग्लैंड में ऐसा नहीं होता। तो इंग्लैंड में क्या होता है, इंग्लैंड में लेजिस्लेचर सुप्रीम है, वहां की पार्लियामेंट सुप्रीम है। इंग्लैंड की पार्लियामेंट को क्या बुलाते हैं हम, उसके 2 हाउसेज होते हैं, जैसे हमारे यहाँ लोकसभा राज्यसभा है, तो वहां क्या बोलते हैं, सोच के देखो, आपको पता है। हाँ हाँ, कुछ ऐसा सुना है, हाउस ऑफ कॉमन्स सुना, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। हाँ, तो वहां 2 हाउस होते हैं, हाउस ऑफ कॉमन, हाउस ऑफ लॉर्ड्स। ऐसे अमेरिका में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एंड सेनेट, आगे देखेंगे हम। हाँ? तो वहां जो लेजिस्लेचर, यानी वहां की पार्लियामेंट, यानी वहां जो लोग इलेक्शन से जीत के आते हैं, वो जो भी लिखेंगे, कानून बनाएंगे, वही संविधान बनता चलेगा। अच्छा, तो वहाँ ऐसा नहीं है कि संविधान एक किताब है, लो जी शुरू करो देश अपना, ना 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 ना, वहां तो जो ये कानून बनाती चलेगी वही संविधान कहलाएगा। अच्छा, तो फिर वहां कॉन्स्टिट्यूशन सुप्रीम नहीं है क्या, ना, फिर वहां कौन सुप्रीम है, तो वहां हम बोलते हैं इंग्लैंड में वी हैव लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी। एक लाइन लिखो, इन इंग्लैंड वी हैव लेजिस्लेटिव सुप्रीमेसी। comma whereas in India we have constitutional supremacy। ठीक है, इन दोनों में डिटेल में फर्क क्या होता है आगे आगे देखें, धीरे धीरे, अभी नहीं, आगे नंबर आएगा इनका। कॉन्स्टिट्यूशन, 3 ऑर्गन्स ऑफ गवर्नमेंट, पहला लेजिस्लेचर, इसके 2 हाउसेस, लोकसभा, राज्यसभा, काम है कानून बनाना, क्योंकि अपने यहाँ डेमोक्रेसी है, क्योंकि डेमोक्रेसी है, डेमोक्रेसी का मतलब होता है रूल ऑफ पीपल, डेमो मीन्स पीपल एंड क्रेसी मीन्स रूल। जहां रूल ऑफ पीपल हो, लोगों का राज हो, उसे बोलते हैं डेमोक्रेसी है जी। अच्छा, घर में भी डेमोक्रेसी होती है क्या, हो सकती है, सबका राज बराबर है, नहीं यार अपना तो बापू डिक्टेटर है, ऐसे भी बोलते हैं ना, नहीं नहीं मेरे पापा डिक्टेटर है, नहीं हमारे यहाँ सबकी बराबर चलती है, डेमोक्रेसी है तुम्हारे यहाँ तो, हाँ, तो जो घर में डेमोक्रेसी है वही देश में डेमोक्रेसी है, एक जैसी बात है। तो डेमोक्रेसी, रूल ऑफ पीपल, तो जब लोगों का राज है, अपना राज है, अपने लिए कानून कौन बनाए, हम ही बनाएंगे। पुराना जमाना थोड़ी है राजा हमारे लिए कानून बनाएगा, तो हमारे लिए कानून कौन बनाएगा, हम ही बनाएंगे। तो ये जो लोकसभा है, राज्यसभा है, जिसका काम कानून बनाना है, इसमें कौन होगा, हम ही होंगे। हम चलते हैं कि आओ कानून बनाते हैं, चलो 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 सब चलो,
सब भागो। जब डेमोक्रेसी में ऐसी आवाजें आती हैं, मैं चलता हूँ जी, मैं बैठता हूँ, मैं लोकसभा पहले जाके सीट रोक लेता हूँ, मैं राज्यसभा में बैठ जाता हूँ। जब मैं शुरू होता है डेमोक्रेसी में, तो उसका इलाज क्या होता है? इलेक्शन करा लो। क्लास का मॉनिटर मैं बनूंगा, मैं बनूंगा। टीचर बोलती है अरे ऐसा करो, इलेक्शन करा लो। तो ऐसे ही हम लोकसभा के इलेक्शन करवा लेते हैं, पूरे देश को कॉन्स्टिट्युएंसीज में बांटेंगे जनसंख्या के आधार पर। कॉन्स्टिट्युएंसी, पटियाला एक कॉन्स्टिट्युएंसी है, आनंदपुर साहब दूसरी कॉन्स्टिट्युएंसी है, हिसार तीसरी है, सोनीपत चौथी है, शिमला पांचवी है, मंडी छठी है, अहमदाबाद सातवीं है, बनारस ऐसे कॉन्स्टिट्युएंसीज हैं। ऐसे करते कराते देश में 543 लोकसभा की कॉन्स्टिट्युएंसीज हमने बना दी। आधार क्या है कॉन्स्टिट्युएंसी बनाने का? आधार, बेसिस, पॉपुलेशन। तो जब पॉपुलेशन बेसिस है, तो ऐसा हो सकता है एक कॉन्स्टिट्युएंसी इतने बड़े एरिया में है, एक कॉन्स्टिट्युएंसी इतने बड़े एरिया में? हो सकती है। पॉपुलेशन दोनों की बराबर होनी चाहिए, मान ली 30 लाख 30 लाख। अगर ऐसा हो जाए कि यहाँ 60 लाख लोगों के बाद एक बंदा चुन के एमपी, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, लेजिस्लेचर को हम पार्लियामेंट भी कहते हैं, ये ध्यान रखो, लेजिस्लेचर को हम पार्लियामेंट कहते हैं। हिंदी में हम उसे संसद कहते हैं, इंग्लिश में हम पार्लियामेंट कहते हैं। हर देश अपने यहाँ अपनी लेजिस्लेचर को अलग अलग नाम से बुलाता है। इजराइल वाले उसे नेसेट कहते हैं। अब देखो, इसराइल और ईरान की लड़ाई चल रही है, तो आपको न्यूज पढ़ोगे तो नेसेट सुनने को मिलेगा, नेसेट। ईरान वाली जो पार्लियामेंट है उसको मजलिस कहते हैं, ये भी वर्ड सुनने को मिलेगा आपको। अमेरिका भी बड़ा न्यूज में है, अमेरिका की पार्लियामेंट को कांग्रेस कहते हैं, जिसके दो हाउसेज होते हैं, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स एंड सीनेट। अंग्रेज अपने यहाँ अपनी लेजिस्लेचर को पार्लियामेंट कहते हैं, हम भी उसे पार्लियामेंट कहते हैं। पाकिस्तान वाले नेशनल असेंबली कहते हैं, जापान वाले डाइट कहते हैं, रशिया वाले ड्यूमा कहते हैं, अलग अलग नाम से बुलाते हैं। हम उसे पार्लियामेंट इंग्लिश में, हिंदी में संसद कहते हैं, जिसके दो हाउसेज हैं, लोकसभा राज्यसभा। तो जो इसका मेंबर बनेगा, मेंबर ऑफ एमपी, एमपी, तो ये एमपी 543 एमपी लोकसभा वाले पूरे देश से चुन चुन के आने, पूरे देश से, और बराबर बराबर चुन के आने चाहिए। अगर ऐसा हो जाए कि इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 60 लाख लोग हैं, इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में 30 लाख लोग हैं, तो क्या गड़बड़ लग रही है आपको? डिस्क्रिपेंसी क्या लगती है गड़बड़? दो आने चाहिए। अगर ऐसा हो तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? शांत मन से सोचो। इलेक्शन कमीशन एक ऐसी बॉडी है जो इलेक्शन कंडक्ट कराती है पूरे देश में, न्यूट्रल बॉडी है। उसने देखा पूरे देश में मान लीजिए 100 करोड़ पॉपुलेशन है, 100 करोड़ पॉपुलेशन को वो डिवाइड करेगा 543 से। इतनी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनानी है, तो मान लीजिए 54 लाख एक कॉन्स्टिट्यूंसी का रेशियो आता है। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में 54 लाख लोग होने चाहिए। ये चौवन 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 यहाँ हो गए, ये चौवन चौवन चौवन, ये तो बड़ा बड़े एरिया में आएंगे चौवन, ये 54 54, यहाँ तो छोटे एरिया में 54 आ गए। तो एरिया छोटा बड़ा हो सकता है, एरिया, फिजिकल एरिया छोटा बड़ा हो सकता है। लद्दाख एक कॉन्स्टिट्यूंसी है, लद्दाख में 54 लाख लोग, ओ पहाड़ 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 पहाड़, 10 किलोमीटर आप ट्रेवल करते रहो एक बंदा नजर आएगा। 54 लाख लोग तो बहुत बड़े एरिया में रहते होंगे वहां, क्योंकि पहाड़ी एरिया है, पॉपुलेशन कम है। दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे ऐसी जगहों पे दिल्ली के बारे में क्या
कहा जाता है पत्थर उठा के हवा में फेंको, पक्का किसी के सर पे लगेगा। मतलब जनता ही ज्यादा है, तो वहां तो 54 लाख लोग बहुत छोटे से एरिया में आ जाएंगे। तो एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, इंपॉर्टेंट क्या है, और हर कॉन्स्टेंसी में बराबर क्यों होनी चाहिए। सोचो, ये प्रीलिम्स से क्वेश्चन आते हैं ऐसे ऐसे। अगर यहाँ 60 लाख लोगों के बाद एक एमपी बना, तो यहाँ जो एक वोटर है उसके वोट की वैल्यू कितनी हुई? 1/60 लाख हुई। और यहाँ जो एमपी बना 30 लाख लोगों के बाद एक, वहां हर वोटर के वोट की वैल्यू कितनी हुई? 1/30 लाख। इसको सिंपल और छोड़ दो, कॉम्प्लिकेट ना करो। एक क्लास में 10 लोग हैं, उन्होंने मॉनिटर इलेक्ट करना है, 10 लोग हैं, तो मैं भी उनमें से एक हूं। तो मेरे वोट की वैल्यू कितनी है? 1/10। 10वां हिस्सा तो मेरा है। यही है। एक क्लास में 50 बच्चे हैं, उन्होंने एक मॉनिटर इलेक्ट करना है, उस क्लास के एक एक बच्चे के वोट की वैल्यू कितनी हुई? क्या ये बराबर है? नहीं? कौन सी ज्यादा है? इन दोनों में कौन सी वैल्यू ज्यादा है? नहीं, पहले ये बताओ दोनों में, मैथमेटिकल क्वेश्चन है मेरा। 1/10 ज्यादा है ना? मतलब एक का 10वां हिस्सा, एक का 50वां हिस्सा। 1 रुपया मान लो इसको। 1 रुपये का 10वां हिस्सा ही 10 पैसे। 1 रुपये का 50वां हिस्सा ही 2 पैसे। तो 10 पैसे ज्यादा है, 2 पैसे फिर। तो पूरे देश में हर इंसान के वोट की वैल्यू बराबर नहीं होनी चाहिए, है ना? नहीं तो क्या होता, लद्दाख वाला आदमी बोलता मैं भी डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेट करता हूँ। अरे तू क्या डेमोक्रेसी, तेरे वोट की वैल्यू कुछ नहीं। तू चंडीगढ़ में है, तेरे वोट की वैल्यू बढ़ जाएगी। डेमोक्रेसी में हर इंसान के वोट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए ना, 1 मैन 1 वोट, तो वैल्यू भी बराबर होनी चाहिए। अगर ये पॉपुलेशन ऊपर नीचे हो गई तो वैल्यू तो बराबर ना रहेगी। इसलिए भैया 10 लोगों के बाद एक मॉनिटर बनेगा, 10 के बाद। अगर क्लास में 50 हैं तो भैया 50 नहीं, फिर 10-10 की क्लास बनाओ। सबके वो, हर स्टूडेंट के वोट की वैल्यू बराबर होनी चाहिए। दैट इज डेमोक्रेसी, है ना? अब सुनो, और जो आजकल न्यूज में चल रही है बात, पूरे इंडिया में जब भारत आजाद हुआ, 1951 मान लेते हैं, 51 में यूपी की पॉपुलेशन थी मान लीजिए कोई 5 करोड़, और केरल की पॉपुलेशन थी 1 करोड़, मान लीजिए। ये तय हुआ कि हर 10 लाख लोगों के बाद एक एमपी बनेगा। तो यहां कितने एमपी बन गए? 50। यहां बन गए, यानी जनसंख्या ज्यादा तो एमपी ज्यादा। एमपी कहाँ? जो लोकसभा में जाके बैठने हैं। किधर से? यूपी से, स्टेट से। एक स्टेट से कितने एमपी गए? हरियाणा से 10 लोकसभा में जाते हैं एमपी, पंजाब से 13, हिमाचल से 4। ऐसे पॉपुलेशन क्या था? आजकल यूपी से 80 एमपी जाते हैं लोकसभा में। ये कितने होते हैं अभी समझ आएंगे आप। तो इतने इतने लोग लोकसभा में जाके बैठते, यूपी से 50, केरल से 10। फिर पॉपुलेशन एक भारी समस्या थी अपने देश में, जनसंख्या प्रॉब्लम थी। हम जनसंख्या कंट्रोल करना चाहते थे। हाँ। और जनसंख्या कंट्रोल में सदर्न स्टेट्स, साउथ वाले स्टेट्स ने इफेक्टिव रोल प्ले किया। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन्होंने अपनी पॉपुलेशन कंट्रोल की।
कंट्रोल की। यूपी बिहार ये धड़ाधड़ बढ़ा दिया काम इन्होंने। अब आते आते यूपी की पॉपुलेशन हो गई 30 करोड़, और केरल ने कंट्रोल किया, केरल की पॉपुलेशन हुई मान लो 3 करोड़। 2021 22 23 24 25। ना ना, आप मन नहीं। इस हिसाब से अब यूपी स्टेट से कितने एमपी लोकसभा में जाने चाहिए रमन? 300 हो गए। और केरल से कितने जाने चाहिए? 30। केरल कहते हैं अच्छा किया तुमने भैया, हमने बच्चे कंट्रोल किए, पॉपुलेशन कंट्रोल की, तुमने हमारी रिप्रेजेंटेशन, राज्य की रिप्रेजेंटेशन घटा दी। और यूपी इन्होंने धड़ाधड़ बच्चे पैदा किए, देश का नाश किया, इनके 300 बंदे यहाँ पहुंचा दिए। ये तो नाइंसाफी है, गड़बड़ है, गड़बड़ है। ऐसे तो फिर केरल वाले ही बोलेंगे भैया हम भी हमारा पॉपुलेशन बढ़ाते ताकि हमारे ज्यादा लोग ऊपर दिल्ली में लोकसभा में जाके बैठे। हाँ, और केरल के हक की बात करें। हाँ, तो हमने ये तय किया कि भैया चिंता ना करो, जो डाटा 1971 में हमारे सामने है पॉपुलेशन का, उसमें हम फ्रीज लगा देते हैं सीटों का। कोई मान लीजिए 71 में पॉपुलेशन 15 करोड़ है यूपी की, तो 15 करोड़ के हिसाब से जितनी सीटें बनेंगी उतनी ही रहेंगी। हर ऐसा नहीं कि हर 10 साल बाद जब पॉपुलेशन की काउंटिंग होती है, सेंसस होता है, हर बार तुम्हारी सीटें बढ़ती जाएगी ना, नहीं बढ़ेंगी। ठीक, फ्रीज लग गया। और ये फ्रीज लगा 2026 तक। अब क्या चल रहा है? 2025, 26 आने वाला है। अब साउथ वाले स्टेट्स कहते हैं कि भैया ध्यान रखना, ऐसा ना हो इन लोगों ने पॉपुलेशन बढ़ा रखी है, अब तुम इनकी सीटें ही बढ़ा दो, हमने तो कंट्रोल की हुई है, हमारी रिप्रेजेंटेशन कम नहीं होनी चाहिए। राइट। अब केंद्र में क्या है? मोदी सरकार, हिंदू हिंदू, नॉर्थ इंडियन सरकार। तो बीजेपी क्या चाहेगी? नॉर्दर्न स्टेट्स की पॉपुलेशन बड़ी है तो सीटें बढ़ा दे, जहां से वोटों में ज्यादा मिलता है। और केरल कुरल वाले तो हमें देते नहीं है वोट, कम्युनिस्ट कम्युनिस्ट टाइप से हैं। ये तमिलनाडु तेलुगु देशम पार्टी है, आंध्रा वाली अलग पार्टी, तमिलनाडु की, ये तो हमें देते नहीं वोट, तो इनकी सीटें कम रहे ज्यादा ठीक है ना? और सदर्न स्टेट्स क्या बोलेंगे? भैया भेदभाव कर रहे हो, देख लो नॉर्थ इंडिया तो साउथ इंडिया का दुश्मन है, देख ले फिर दंगे हो जाएंगे। एक तो ये, ऊपर से तुम जोर लगा के हिंदी हिंदी कर रहे हो, हमारे ऊपर हिंदी हिंदी ठोक रहे हो, तो देख लो फिर। राइट। दूसरा पेज क्या है इसमें? इस टाइम जो मोदी की सरकार है, वो आंध्र प्रदेश की मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, उनकी पार्टी तेलुगु देशम पार्टी की सपोर्ट से चल रही है, सहयोग से। तो मोदी बहुत टफ स्टांस, कड़ा स्टैंड भी नहीं ले सकते अगेंस्ट साउथ। हाँ, तो ये न्यूज फॉलो करना है अब आपने, आपको आइडिया लगे अभी हाँ और क्या चल रहा है इसमें, ये स्टोरी है इसकी। राइट, आ जाते हैं वापस। तो कॉन्स्टिट्यूशन, लेजिस्लेचर, लोकसभा, 543 सीटें बन गई, इलेक्शन हुए। अब इलेक्शंस में लोकसभा का इलेक्शन लड़ने के लिए एलिजिबिलिटी क्या होती है? भारत के नागरिक हो, 25 साल उम्र हो, इलेक्शन लड़ सकते। तो 25 साल से बड़े तो देश में 100 करोड़ लोग होंगे, सारे इलेक्शन लड़ सकते हैं। और चंडीगढ़ में ही 25 साल से ऊपर 7-8 लाख लोग होंगे, सारे बोले जी इस बार लोकसभा के इलेक्शन में हम लड़ेंगे। लड़ सकते हैं 7-8 लाख लोग, लड़ लो, संविधान तो इजाजत देता है।
संविधान कहता है तुम भारत के नागरिक हो, हाँ जी हैं, 25 साल उम्र है, लड़ लो, लड़ सकते हैं, राइट। वोट डालने के लिए, ये तो इलेक्शन लड़ने, वोट डालने के लिए भारत के नागरिक हो, 18 साल उम्र हो, वोट डाल सकते हैं, डाल सकते हैं, डाल लो। अब पॉलिटिकल पार्टी पॉलिटिकल पार्टी का मकसद क्या होता है, किस लिए बनाई जाती है कोई पॉलिटिकल पार्टी? तुम्हें पता है सारा, कब कैसे क्यों बनाई जाती है? तो थोड़ा और अच्छे से मन में रिवाइज करोगे ना, कंसेप्ट पक्का हो जाएगा। आप ऐसे सोचो, सेक्टर 17 दुकान एसोसिएशन, सेक्टर 17 या ऑल चंडीगढ़ बार्बर्स एसोसिएशन, सैलून एसोसिएशन होती है ना, मोची एसोसिएशन, टेलर एसोसिएशन, रेस्टोरेंट एसोसिएशन, ट्रेडर्स एसोसिएशन, ये किस लिए होती हैं? ताकि ट्रेडर्स के हकों की बात एडमिनिस्ट्रेशन के सामने रखी जाए, है ना। हे एडमिनिस्ट्रेशन, तो ट्रेडर्स के साथ इतना टैक्स लगा रहा है, जीएसटी लगा रहा है, भैया ठीक नहीं, ठीक नहीं, हमारे काम धंधे बंद हो गए, ये वो टाइप। यस, बिल्कुल। उसी तरह से पॉलिटिकल पार्टी, इसका क्या मकसद होता है? ये भी पार्टी है, ऑर्गेनाइजेशन है, संगठन है, इसका क्या मकसद है? बीजेपी कांग्रेस क्यों बनी है? क्या कहते हो? लोगों की, शाबाश। आवाज कहाँ उठाएं, किसके सामने? पॉलिटिशियन होते हैं। तो पॉलिटिशियन भी तो एक पार्टी है, उसका मकसद क्या है पॉलिटिशियन का? लोगों का, हाँ, एम क्या है आपको? आप बोलो, सर पॉलिटिक्स करनी है, तो मैं पूछूं क्या करना है? नेता बनना है। क्या नेता बनना क्या होता है? तो नेता हम 3 लोग हैं, ये हमारा नेता हो सकता है। नेता का मतलब क्या हुआ? अपने एरिया का हेड, इलेक्शन से, है ना, हेड बन गया। ठीक है भाई साहब, आप हेड हो हमारे, हेड हेड हेड, फिर कैसे, वो कैसे डेवलप करेगा? ही गेट फंड्स। हाँ, हर पॉलिटिकल पार्टी का मकसद होता है पावर, शक्ति। तुम सत्ता के भूखे हो, हाँ जी भूखे हैं। सत्ता का भूखा होना बुरी बात नहीं है। तुम पावर की पॉलिटिक्स करते हो, हाँ जी पावर की करते हैं। तुम्हें सत्ता चाहिए, हाँ सत्ता चाहिए। ये पॉलिटिकल पार्टी का लेजिटिमेट मकसद है, एम है। अब तुम्हें कोई बोले तुम आईएएस बनने के भूखे हो, हाँ जी भूखे हैं। तुम मरे जा रहे हो आईपीएस बनने के लिए, हाँ जी मरे जा रहे हैं। हाँ यही तो काम है हमारा, एम ही यही है। तो हे पॉलिटिकल पार्टी, तेरा एम क्या है? वो कहती है मेरा पॉलिटिकल पार्टी मेरा एम है मुख्यमंत्री बनना, प्रधानमंत्री बनना, सत्ता अपने हाथ में लेना, पकड़ना। अच्छा, तो सत्ता का लालची होना बुरा नहीं है? ना 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 ना। आईपीएस बनना बुरा नहीं है, सोचना उसके लिए एफर्ट करना ना बुरा नहीं है। आईपीएस बन के उल्टे सीधे तरीके लगाना, नेता बन के जनता को भूल जाना, उल्टे सीधे तरीके लगाना, वो बुरा है। भाई सत्ता के लिए तो गांधी जी भी संघर्ष कर रहे थे, हमें पावर दो, पॉलिटिकल पावर। पॉलिटिकल पार्टी बनी कांग्रेस, काइंड ऑफ। हालांकि कांग्रेस को मूवमेंट का नाम देते हैं, पर फिर भी थी तो पॉलिटिकल पार्टी। इलेक्शन लड़ती थी किस लिए? भी सत्ता हमारे हाथ में है, हम अपने लोगों का भला कर सके, कल्याण कर सके, वेलफेयर कर सके। जब सत्ता ही नहीं है तो क्या वेलफेयर करेंगे? यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि तू क्यों आईएएस आईपीएस बनना चाहते हो? जी मैं डीसी बन के लोगों की सेवा करना चाहता हूँ। भाई कैसे? मैं शिक्षा के क्षेत्र में काम करना चाहता हूँ। अच्छा, अब क्या करते हो? अब मैं एक कोचिंग सेंटर चलाता हूँ। क्या करते हो? पढ़ाता हूँ। तो पढ़ाते रहो, सेवा करते रहो। फीस ना लो, बच्चों से सेवा हो जाएगी, या कम ले लो, सेवा हो जाएगी।
चक्कर में पड़ जाते हैं। बात तो ठीक कह रही है ना भाई, मैं सेवा करना चाहता हूँ बच्चों की, स्लम्स में चले जाओ पढ़ा लो, सेवा हो जाएगी। तो क्यों डीसी बनना है? क्या जवाब होना चाहिए? शाबाश। उससे क्या होगा? ठीक है, शाबाश। देखो बताना बेटा, पावर मकसद नहीं है, पावर एक जरिया है, पावर मीन्स है। ये हमें भयंकर गलतफहमी है। जिस दिन में आईएएस बन गई ना, बड़ी मेहनत की, बस सब मजे शुरू, मेरे ठाठ शुरू। नो 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 नो, उसी दिन से असली काम शुरू, जिम्मेदारियां शुरू। पावर हाथ में आई मतलब जिम्मेदारियां हाथ में आई। ये निचले स्तर की नौकरियां नहीं है जो हम सोचते हैं कि मैं सरकारी स्कूल में मास्टर बन गया, अब मेरे मजे, बस अब मैंने पढ़ाना पढ़ा, मेरी सैलरी आती रहेगी। क्योंकि उसके पास पावर ही उतनी है, उतनी जिम्मेदारियां हैं, नहीं चल जाते हैं काम। लेकिन जब आप सीनियर ऑफिसर हो, पावर ज्यादा है, जिम्मेदारियां भी ज्यादा हैं। तो पावर क्या है? कुछ अचीव करने का, कुछ एंड्स का, कुछ एम्स है हमारे, उनको अचीव करने का एक रास्ता है, जरिया है पावर। पावर अपने आप में एंड नहीं है। पावर इज द मीन्स साधन टू अचीव सम अदर एंड्स। एंड क्या है? लोक सेवा, जनता की सेवा, गरीबों की सेवा, समाज के दबे हुए वर्ग को, कमजोर वर्ग को उंगली उठा के ऊपर लेके जाना। दैट इज माई एम, इसलिए मैं आईएएस बनना चाहती हूँ। तो पावर तो जरिया होगा ना। पढ़ा तो मैं भी लूंगी स्लम्स में जाके, बच्चों को टकरे, 20 बच्चों को, 30 बच्चों को। मैं डीसी बनूंगी तो पूरे जिले के स्कूलों को शक्ल सुधार दूंगी, हजारों लाखों लोगों की लाइफ को इम्पेक्ट करूंगी। फिर एक एक दुनिया भर के टीचर्स मेरे अंडर काम करेंगे, सबकी जिम्मेदारी तय करूंगी। एक एक बच्चे की इंप्रूवमेंट होगी। अब मैं 20 को पढ़ा सकती हूँ, तब 20,000 लोगों के जीवन को मैं इम्पेक्ट कर पाऊंगी पॉजिटिवली। इसलिए मैं बनना चाहती हूँ। ओ, फिर तो आपको मिनिस्टर बनना चाहिए। हाँ बिल्कुल सर, वो भी अच्छा तरीका है। शक्ति हाथ में आएगी, एजुकेशन मिनिस्टर बनूंगी, और ज्यादा जिले क्या, पूरे राज्य के बच्चों का मैं कल्याण कर सकती हूँ। यस, बिल्कुल कर सकती हूँ। वो भी एक तरीका है, ये भी एक तरीका है। वो तरीका मुश्किल लगता है, ये मुझे लगता है आसान है मेरे लिए। मैं मेहनत करके यहाँ तक पहुंच सकती हूँ। मेरे हाथ में है, वहां जनता के हाथ में। पता नहीं जनता के साथ मेरी ट्यूनिंग होती है नहीं होती है। काम तो मैंने बाद में करके दिखाना है ना, नेता बन के। पहले जनता मुझे क्यों इलेक्ट करेगी? ये सब चीजें है ना, वो अलग अलग। जब हम इंटरव्यू की तैयारी करते हैं तो ये बातें डिस्कस करते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टी का एम क्या है? सत्ता, पावर। तो जब इलेक्शन अनाउंस हुए, हर 5 साल बाद लोकसभा के इलेक्शन होते हैं, मोदी 5 साल के लिए बनते हैं। इलेक्शन अनाउंस हुए, हर कॉन्स्टिट्युएंसी में, हर कॉन्स्टिट्युएंसी में, चंडीगढ़ एक मान लेते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां आएंगी वोट मांगने, वोट दे दो। अब होता क्या है, यहाँ हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एक कैंडिडेट उतारती है। बीजेपी उतारेगी, कांग्रेस उतारेगी, जिसको बोलते हैं उसको टिकट दे दी, टिकट। तो किसी को बीजेपी वालों ने टिकट दी, किसी को कांग्रेस वालों ने टिकट दी। और फिर मोदी आएंगे, उस जिसको टिकट दी उसको साथ खड़ा करके बोलेंगे, बहनों भाइयों, ये अच्छा बंदा है हमारे एरिया में, आपके एरिया में अच्छा काम करेगा, इसको जिताओ आप। अगले दिन राहुल गांधी आएंगे, बोले नहीं बहनों भाइयों, इसको नहीं, ये फ्रॉड आदमी है, ये करप्ट आदमी है, इसके अगेंस्ट ये इल्जाम है, इसको जिताओ, अब ये अच्छा आदमी, ये कांग्रेस का बंदा है, कांग्रेस की पॉलिसीज हमारी अच्छी है, बीजेपी की पॉलिसी अच्छी नहीं है, एटसेट्रा एटसेट्रा। जनता अपना दिमाग लगाएगी। और कुछ जरूरी नहीं है बीजेपी कांग्रेस वाले आएंगे। हो सकता है मेरे जैसे आदमी को बोले भैया बीजेपी न कांग्रेस, मुझे किसी पार्टी से कुछ लेना देना नहीं है। हे चंडीगढ़ वालों, अगर तुम मुझ पे भरोसा करते हो, मैं इतने साल से यहाँ काम कर रहा हूँ, सेवा कर रहा हूँ, अगर तुम मुझे जानते हो तो तुम मुझे वोट दो, छोड़ो बीजेपी कांग्रेस। मैं किसी के साथ नहीं जुड़ा हुआ, मैं आजाद हूं, मैं इंडिपेंडेंट हूँ। इंडिपेंडेंट, समझ गए इंडिपेंडेंट क्या होता है? इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, जो किसी पार्टी के साथ नहीं जुड़ा होता। तो इलेक्शन का दिन आ जाता है, लोग वोट डालते हैं, 18 साल से बड़ी उम्र के लोग। मान लीजिए चंडीगढ़ में टोटल वोटर हैं 100 जिन्होंने वोट डाला, है ना। अब जीतने के लिए कितने वोट चाहिए?
टोटल चंडीगढ़ में 100 वोटर हैं। अब जो जीतेगा उसको कितने वोट मिलेंगे? शाबाश। और एक क्लास में 100 बच्चे हैं, 4 मॉनिटर के इलेक्शन के लिए खड़े हो गए, जीतेगा कौन? जल्दी नहीं करना, सोचना है। 100 वोटर है टोटल, जीतने के लिए कितने वोट चाहिए मैक्सिमम? बाकियों से ज्यादा, बाकियों से ज्यादा। तो ऐसा भी हो सकता है एक कैंडिडेट को मिले 8 वोट और वो जीत गया, क्योंकि बाकियों को मिले 7 7, 6 6 6, 4 4 5। सबसे ज्यादा किसको मिले? जीत गया। पॉसिबल है। अच्छा, मतलब 100 में से खाली 8 वोट मिले और वो जीत गया। हाँ। और जब वो लोकसभा में एंट्री करेगा 8 वोट लेके, जो लोकसभा में जा रहा है, एंट्री कर रहा है, तो लोकसभा के बाकी लोग उठ के क्या बोलेंगे? ये देखो, चंडीगढ़ के लोगों का नेता आ गया। बोलेंगे चंडीगढ़ के लोगों ने इस पर भरोसा जताया है। हाँ। असल बात क्या है? असल बात यह है, चंडीगढ़ के 92% लोगों ने बोला ये बंदा हमें नहीं चाहिए। सिर्फ 8 ने बोला था चाहिए, बन गया वो चंडीगढ़ का नेता। वो 100 के 100 लोगों का नेता बन गया। बन गया। इस सिस्टम को बोलते हैं फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम। इसको आगे देखेंगे हम, सब चीजें क्या होती हैं, अलग अलग सिस्टम होते हैं। इस सिस्टम की सबसे बड़ी कमी है, पर फिर भी हमने अडॉप्ट किया हुआ है, क्योंकि इससे बेहतर सिस्टम हमारे पास नहीं है। अब जो मोदी प्रधानमंत्री बने हुए हैं पूरे देश में, मोदी को पहली बार मिले थे अराउंड 32-33% वोट पूरे देश के। अगली बार मिले थे लगभग 36% वोट। 1/3 लगभग, 2/3 देश के लोग बोलते हैं हमें मोदी नहीं चाहिए। फिर भी लगता है ऐसा पूरे देश में मोदी मोदी हुआ पड़ा है। प्रचार तंत्र। हाँ। राइट। इलेक्शन हुए, रिजल्ट आया, कहीं से मोदी जीते, कहीं से अमित शाह, कहीं से मनीष तिवारी, कहीं से गोविंदा किसी जमाने में, कभी धर्मेंद्र, कोई हेमा मालिनी जीती, कहीं से सुनील दत्त जीते थे, कहीं से पंजाब का कोई एमपी बताओ कि कंग जीता कहीं से, है ना, एटसेट्रा एटसेट्रा, अलग अलग जगह से सब लोग जीते। और जीत जीत के सब 543 लोग जीत के कहाँ पहुंच गए? लोकसभा में चले गए। ये बैठे। हाँ। पर जब ये सब जीते थे, हो सकता है कांग्रेस वाला चंडीगढ़ से जीत गया हो और पटियाला से हार गया हो, पटियाला में बीजेपी वाला जीत गया हो। तो एक बीजेपी का जीता, एक कांग्रेस का, 2 कांग्रेस के, 3 इसके, 4 उसके, ऐसे काउंटिंग होगी। तो टोटल हमने हिसाब लगाया, इस बार इलेक्शन के रिजल्ट में बीजेपी के 300 बंदे जीत गए। अरे वाह। कांग्रेस के 100 बंदे जीते। ओहो, पीछे रह गई। हाँ। अकाली 10 जीत गए। आम आदमी पार्टी 10 जीत गए। टीएमसी, तृणमूल कांग्रेस, ममता बनर्जी 20 जीत गए। जेडीयू, जनता दल यूनाइटेड बिहार, नीतीश कुमार 10 जीत गए। टीडीपी, तेलुगु देशम पार्टी 20 जीत गए। एक्स 10, वाई करते करते कुछ इंडिपेंडेंट जीत गए। मान लो ये 543 लोग जीत के यहां पहुंच गए। हमारी लोकसभा बन के तैयार है, हमारी लेजिस्लेचर बन के तैयार हुई। ऐसे मान लो हमारी लेजिस्लेचर, लोकसभा राज्यसभा, ध्यान रहे हमेशा, लेजिस्लेचर अर्थात पार्लियामेंट के 2 सदन, 2 हाउसेज होते हैं। एक लोकसभा, सभा, सभा मतलब लोगों की सभा,
राज्यसभा, राज्यों की सभा, राज्य है ना अपने देश में 28 राज्य हैं, उनकी एक सभा है, वो कैसे बनी वो आगे देखेंगे। थोड़ी देर के लिए हम ये मान लेते हैं कि राज्यसभा भी हमारी बन गई, काम खत्म हुआ और ये हमारी टोटल लेजिस्लेचर बन के तैयार हो गई, और ये 543 लोग यहाँ जाके बैठ गए। हाँ, किसने चुना? हमने चुना। हमने क्यों चुना? हम राजा हैं, हम मालिक हैं, हम ही तो मालिक हैं, डेमोक्रेसी है। ओहो, फिर तो हम ही बैठे हैं फिर। हाँ, तो मोदी बैठे हैं, मोदी हम ही है क्या? और क्या, हमने तो भेजा, जा मोदी जा, लोकसभा में बैठ के काम कर हमारे लिए। मोदी बोले काम क्या करूं? अरे जो लोकसभा करती है, लेजिस्लेचर, कानून बनाने का काम, पहले कानून बनाओ अच्छे अच्छे देश के लिए, देश तो कानून से चलेगा। हाँ तो भैया ठीक है, मोदी जी कहते हैं हे जनता जो तेरा हुक्म, मैं जाता हूं यहाँ। अमित शाह भी बोले जनता जो तेरा हुक्म। राजनाथ सिंह थैंक यू जनता, मैं जाता हूँ और आपके लिए कुछ सेवा वाले काम करता हूँ। वाह, सेवा क्या करनी है, देश के लिए अच्छे अच्छे कानून बनाओ, जाओ, सियाने आदमी हो तुम, समझदार आदमी हो, बढ़िया बढ़िया कानून बनाओ, लेजिस्लेचर बन के तैयार हो। अब अगला ऑर्गन, माँ का अगला बेटा इज एग्जीक्यूटिव, इसका काम खत्म। एग्जीक्यूटिव है असली देश चलाने वाली बॉडी, प्रधानमंत्री, मंत्री। ये तो एमपी, एमपी, एमपी है, इनका काम तो कानून बनाना है। कानून बना दिया कि अब से जो चोरी करेगा उसकी सजा 4 साल नहीं 6 साल होगी। क्या चोर इस एमपी से डरेगा? चोर एमपी को जाके बोले हे एमपी जी प्लीज इस बार ना सजा बढ़ाना मत, नहीं बोलेगा ना। चोर किससे डरेगा? थानेदार से डरेगा, कि अगर वो चोरी करता पकड़ा गया, थानेदार के पैर पकड़ेगा वो। थानेदार कौन है? एग्जीक्यूटिव का पार्ट है। तो असली दमदार डंडा किसके हाथ में है? थानेदार के, जिसने एग्जीक्यूट करना है चीजों को। हाँ, और एग्जीक्यूटिव हेड हमारे देश में नाम नाम के राष्ट्रपति, असली प्रधानमंत्री और उनकी टीम, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। हाँ, ये है जो असली देश चलाती हैं। तो ये असली देश चलाने वाले लोग कहाँ से आएंगे? हम ही भेजेंगे, डेमोक्रेसी है, हम राजा हैं, हम मालिक हैं। आओ हम अब आपको चुनते हैं, आओ फिर से इलेक्शन करें। अभी किए हैं इलेक्शन, 10,000 करोड़ का खर्चा किया है, फिर से इलेक्शन करें प्रधानमंत्री के लिए, इसका अलग करें उसका अलग करें। ये भी कोई बात समझ नहीं आती, तरीका ठीक नहीं है। तो क्या तरीका लगाया? भैया ये इलेक्शन किए तो हैं हमने, ये देखो हमारे ही बंदे तो हैं, हमने तो चुन के भेजे हैं, इन्हीं को बोलते हैं इधर से ही तुम अपना एग्जीक्यूटिव चुन लो, प्रधानमंत्री चुन लो, इधर से ही प्रधानमंत्री आएगा। अच्छा, इसका मतलब हमारे देश में, ध्यान देना रमन, हमारे देश में एग्जीक्यूटिव कम्स फ्रॉम लेजिस्लेचर। सुस्त नहीं पड़ना, जब तुझे लगे सर आज के लिए बहुत हो गया, सर के ऊपर से जा रहा है, कोई खास बात नहीं है। जब एक नई चीज में आते हैं ना तो कंडीशनिंग होने में टाइम लगता है, मजे से चलना है, प्रेशर से नहीं। प्रेशर से तो लोग 7 7 8 8 साल लगे रहते हैं, फिर भी पेपर पास नहीं होता। मजे में अगर 1 साल चले पेपर पास हो जाता है, 8 8 साल लगे रहते हैं। नहीं, 8 साल कैसे लग सकता है कोई? 10 साल भी लगे रहते हैं। 60 70 साल का जीवन है, 10 साल एक पेपर पास करने की तैयारी में लगा दे हम, को समझ आ रही नहीं है? कोई हिला के उनको अच्छे से पूछे भाई साहब कौन से माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना है, जो 10 साल हो गए और बात भी समझ नहीं आ रही है आपको। अगर बात समझ आ रही हो कि हाँ, इस साल ये गड़बड़ हुई थी, इस साल ये चोट लग गई थी, बीमार हो, तब तो समझ आती है। आपको बात भी समझ नहीं आ रही भी गड़बड़ क्या हो रही है, फिर भी आप लगे हुए हो, वो तरीका ठीक नहीं है। ज्यादातर लोग ऐसे लगे रहते हैं, बस लगे ही रहते हैं, बुद्धि वाला एंगल कम लगाते हैं। तो खुले मन से, शांत मन से, एंजॉय करते हुए चीजों को लेना है। चीजें बहुत आसान है, ये इतनी आसान है। 6 महीने बाद आप बोलोगे सर ये तो मैं पढ़ा दूंगा, दे दो कोई बच्चा पढ़ा देता हूँ, मेरी प्रैक्टिस हो जाएगी, ऐसे बच्चे ऐसे बोलते हो। और जिस दिन आप ये पढ़ा हुआ सब्जेक्ट किसी को पढ़ाने लगो, उस दिन समझ लेना सब्जेक्ट आ गया, थोड़ा बहुत आ गया, पूरा नहीं आया मतलब आ गया, आने लग गया।
ये सेंस है इसकी। हाँ तो क्या कह रहे थे? हाँ, ये बात ठीक है। तुम उससे ना चलो जो तुम्हें पता है, तुम उससे चलो जो मैं बता रहा हूँ। अब मैंने बताया कि हमने तय किया कि एग्जीक्यूटिव के दोबारा इलेक्शन इनके नहीं कराते हम देश में, इधर से ही आ जाएगा, इधर से। ये हम नहीं भेजे, हम हमारे तो बंदे हैं, हम ही तो हैं। ये 140 करोड़ लोग ही तो बैठे हैं यहाँ। ये क्या है, 140 करोड़ हिंदुस्तानी हैं, उनके रिप्रेजेंटेटिव ये हैं, इन्होंने ये बना दी। हाँ, तो 140 करोड़ लोगों की आवाज क्या है, लोकसभा है। तो हे लोकसभा, 140 करोड़ लोगों की आवाज, तू ये बता किसको प्रधानमंत्री बनाए। तू ही तो बताएगी बताएगी। और ये भी ध्यान रखना है लोकसभा, तेरे अंदर से ही आना है, बाहर से ना पकड़ना कोई। अब तुम लोग बैठे तुम ये ना बोलो ऐसे करो जी, अंबानी जी को बुलाओ, उसको बनाओ, ना 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 ना, आएगा तुम्ही में से। अच्छा, तो मतलब हमारी एग्जीक्यूटिव कम्स फ्रॉम लेजिस्लेचर, यहां तो ठीक है बात। और जब इनको पता लगेगा हम में से ही प्रधानमंत्री बनना है, भागो, मैं बनता हूं, मैं बनता हूं। और डेमोक्रेसी में जब मैं का सवाल आएगा, भैया इलेक्शन करा लो। हे लोकसभा, तू बता किसको प्रधानमंत्री बनाए। हे क्लास, तू बता किसको मॉनिटर बनाए। क्लास में है 11 बच्चे, 6 बच्चे जिसके साथ होंगे वो मॉनिटर बन जाएगा। ऐसे ही है। 543 का आधा +1, 272 या उससे ज्यादा लोग यहाँ के जिसके साथ होंगे वो बन जाओ प्रधानमंत्री। ठीक है। और इस बार जब इलेक्शन हुए थे, जो फिगर्स मैंने बताए थे, बीजेपी को मिले 300, कांग्रेस को मिले 100, जेडीयू को 10, उसको 20। तो बीजेपी मोदी क्या बोलेंगे, अरे 272 चाहिए थे बहनों भाइयों, 300 आ गए, इस बार तो मजे आ गए, आराम से प्रधानमंत्री बनूंगा मैं। बन गए प्रधानमंत्री। तो प्रधानमंत्री बनने के लिए पूरे देश में जब लोकसभा के इलेक्शंस होते हैं 543 सीट्स के लिए, उसमें आधे से ज्यादा लोग उस पार्टी के, बीजेपी के, कांग्रेस के जीतने चाहिए। अगर ये 272 प्लस कांग्रेस के होते तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री होते। ओ, अच्छा, तो लोकसभा की मेजॉरिटी जिसके साथ है वो प्रधानमंत्री बनेगा। बनेगा, वो बनेगा प्रधानमंत्री और फिर अपनी टीम बनाएगा। टीम कहां से आएगी? इन्हीं में से होगी जो चुन के आए हैं, जीत गए हैं। अमित शाह आ जाओ, राजनाथ सिंह आ जाओ, तुम आओ मेरी टीम में। तुम सियाने हो, समझदार हो, अलग अलग एरिया को रिप्रेजेंट करते हो, अलग अलग जाति के लोग हो, तुम सरदार लोग हो, तुम जैन हो, तुम मुस्लिम हो, तुम क्रिश्चियन हो, तुम महिला हो, तुम यंग हो। पूरे देश का प्रतिबिंब, आईना एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, मंत्री परिषद है जो पूरे देश को चलाएगी। पुराने जमाने महाराज सिंहासन पे बैठे हैं और उनके दरबारी जो मंत्री बैठे हैं, मंत्री जी बताइए देश कैसे चले। तो मंत्री वो है, महाराज हो गए मोदी और ये मंत्री हो गए अशोका सम्राट, चंद्रगुप्त मौर्य, आप समझो ऐसे देश चल रहा है। अच्छा, ऐसे चलेगा देश। हाँ, पहले चंद्रगुप्त मौर्य ऐसे लोग या तो हमला करके राज्य पर कब्जा करते थे, या उनके बाप दादाओं ने उनको सिंहासन दिया था। अब हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, मोदी जी आपके बाप दादा को सिंहासन वाले हो ऐसा जरूरी नहीं है, कि जनता ही हमारी बाप दादा है। जनता ही चाहेगी तो हम सिंहासन पे बैठेंगे, नहीं तो नहीं। जनता जनार्दन है, मोदी जी बार बार पार्लियामेंट में बोलते हैं भैया जनता जनार्दन है, प्रणाम है जनता को। जनता जिसको चाहेगी बनाएगी। और जनता क्या है, 140 करोड़, ये रही जनता। ओहो, तो जनता का राज हो गया ये तो। हाँ, इसलिए बोलते हैं डेमोक्रेसी, है ना, ये मतलब है। अब हमें समझ आया, एग्जीक्यूटिव
comes from legislature. ठीक है, ये लेजिस्लेचर थी, ये एग्जीक्यूटिव थी। ये जो एग्जीक्यूटिव है अर्थात प्रधानमंत्री और उनके मंत्री, ये लोकसभा के अंदर से आते हैं। हम्म। और 5 साल के लिए इलेक्शंस होते हैं। तो 5 साल तक अगर मोदी को इस लोकसभा की मेजोरिटी रहेगी, इस लोकसभा का साथ रहेगा, ये लोकसभा खुश रहेगी प्रधानमंत्री के साथ, मोदी जी के साथ, तो मोदी प्रधानमंत्री बने रहेंगे, बने रहेंगे। जब ये लोकसभा नाराज हो जाएगी, ध्यान रहे लोकसभा का नाराज होने का मतलब मेजोरिटी का, इस 543 में भी 300 या समझो 273 मोदी जी के साथ हैं, बाकी 270 ये मोदी के विरुद्ध हैं, अगेंस्ट हैं। उससे मोदी को कोई फर्क नहीं पड़ता, बोलते रहो तुम जो मर्जी, शोर करते रहो, चिल्लाते रहो, हाय हाय करते रहो, इतने लोग मेरे साथ होने चाहिए। जब वोटिंग हो, पूछा जाए कि तुम किसको प्रधानमंत्री बनाना चाहते हो, तो 273 लोग बोले भैया मोदी को चाहते हैं। ये 270 कुछ भी करते रहे, हमें फर्क नहीं पड़ता, ये चाहिए मुझे, मोदी बोलेंगे ये चाहिए। भाई तुम नाराज ना हो ना, हे 273 लोगों, हे लोकसभा की मेजोरिटी, तू नाराज ना हो ना। तो मतलब एग्जीक्यूटिव मोदी हमेशा इस लोकसभा की मेजोरिटी की तरफ देख के हाथ जोड़ के बोलते रहेंगे, तू नाराज ना हो ना। ये लोकसभा बोल सकती है मैं नाराज नाराज हो जाऊंगी, मोदी तुम ये काम करो, तुम गरीबों के लिए काम करो, तुम सड़कें बनाओ, तुम एजुकेशन ठीक करो। हाँ, तो इसका मतलब ये लोकसभा लोगों की बॉडी, ये प्रधानमंत्री को डायरेक्शन दे सकती है, एग्जीक्यूटिव को इंस्ट्रक्ट कर सकती है। हाँ, क्योंकि प्रधानमंत्री किसके दम पे हैं, लोकसभा के दम पे तो है। तो प्रधानमंत्री को किसने बनाया, लोकसभा ने बनाया। और तब तक लोकसभा बनाएगी जब तक चाहेगी। लोकसभा के चाहने का मतलब क्या, क्लास के चाहने का मतलब है 6 वर्सेस 5 है। जब तक 6 इधर हैं, इनकी चलेगी। एक बंदा टूट के इधर आ गया, ये 6 हो गए, ये 5 हो गए, होगी गड़बड़, और दूसरा मॉनिटर बन जाएगा। अब जो मॉनिटर बना है, इन 6 लोगों को हमेशा बोलता रहेगा, हे मेरी क्लास, तू नाराज ना हो ना। एक्चुअली क्लास में मेजोरिटी को पकड़ना है उसने, सबको तो नहीं पकड़ना। क्लास में है 13 बच्चे एग्जाम्पल, और आज हमने तय किया कि हम कोल्ड ड्रिंक पियेंगे। पहले एग्जाम्पल सुनाया मैंने कोल्ड ड्रिंक का, इनको सुनाता हूँ। कोल्ड ड्रिंक या ऑरेंज वाली पियेंगे या काले वाली, आएगी एक जैसी, ऐसे नहीं आधी काली आधी ऑरेंज। तो क्लास से पूछा भाई कौन सी कोल्ड ड्रिंक पीनी है, कुछ बच्चे कह रहे हैं सर ऑरेंज, कोई कह रहा है काली। तो इलाज क्या है, वोटिंग करा लो। वोटिंग में तय हुआ 7 बच्चे आज काली कोल्ड ड्रिंक पियेंगे, 6 ऑरेंज पियेंगे। तो मैं बाहर जाके क्या बोलूंगा, क्लास चाहती है कि आज काली कोल्ड ड्रिंक पीनी है। हालांकि उसी क्लास में 6 बच्चे ऐसे हैं जो काली नहीं पीना चाहते, ऑरेंज पीना चाहते हैं। पर मेजोरिटी की आवाज क्लास की आवाज है। तो मैं ये बोलूंगा क्लास आज काली कोल्ड ड्रिंक पिएगी, 13 काली कोल्ड ड्रिंक आएंगी, सबको काली पीनी पड़ेगी। समझिए ये बात, ये मेजोरिटी 273 जिसके साथ हैं वही राज कर रहा है, 270 इनके विरुद्ध हैं। कोई बात नहीं भैया, तुम्हारी नहीं चलेगी, हमारी चलेगी। अब 273 में से जिस दिन 3 लोग साथ छोड़ के इधर आ गए, मोदी का तख्ता हिल जाएगा। इसलिए मोदी हमेशा बोले भाई तू नाराज ना होना, तुम देखो भाई, भाई तुम अपने आदमी हो ना, नाराज ना होना। ये बोलेंगे नहीं नहीं मोदी जी आपसे नाराज नहीं होंगे, बस वो जरा ध्यान रखना हमारा, बस वो जरा। तो मोदी सबको खुश करेंगे, खुश करेंगे। लोकसभा को खुश करेंगे, करेंगे। 273 लोगों को खुश रखेंगे, हालांकि है बीजेपी वाले, पर फिर भी मोदी इनको खुश रखेंगे, रखेंगे। तो इसका मतलब ये 273 यानी लोकसभा मोदी को बोलेगी मोदी ऐसे करो, मोदी वैसे ना करो। हाँ, इसका मतलब लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव को, मोदी को आदेश देगी
इसका मतलब ये लेजिस्लेचर मोदी से जवाब मांगेगी। ये क्यों नहीं किया? शिक्षा के लिए क्या किया? इसका मतलब कि मोदी को, एग्जीक्यूटिव को इस लेजिस्लेचर के प्रति जवाबदेह होना पड़ेगा, उत्तरदायी, रिस्पॉन्सिबल। हाँ, तो पहला मेरा स्टेटमेंट था एग्जीक्यूटिव कम्स फ्रॉम लेजिस्लेचर, दूसरा स्टेटमेंट है एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। क्या बात ठीक है? ठीक है, एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर, राइट। थोड़ी धीरे धीरे समझ आए तो भी ठीक है, बार बार करते रहते हैं हम। आप दूसरी बार कर रहे हो ये कंसेप्ट, है ना? तो बताओ। ये मजबूत होते रहते हैं कंसेप्ट सारे, पेपर इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है, यही कुछ है बस। अब ध्यान करो वो टाइम जब इंदिरा गांधी की हत्या हुई, कौन से ईयर में? 84, 1984 के दंगे हुए ना, ध्यान है? एंटी सिख रॉयट्स, उससे याद करके रखना। पहले इंदिरा गांधी की मृत्यु हुई, अगले दिन दंगे भड़क गए। 31 अक्टूबर को मृत्यु हुई, 1 नवंबर, 1, 2, 3, 4, 5 नवंबर तक दंगे चलते रहे। जैसे ही इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की मृत्यु हुई, राजीव गांधी को तुरंत प्रधानमंत्री बना दिया गया। अभी इंदिरा गांधी का अंतिम संस्कार भी नहीं किया था, अभी बॉडी रखी थी, शाम को उसको शपथ दिलवा दी, क्योंकि देश प्रधानमंत्री के बिना नहीं रहना चाहिए। तुरंत उनको प्रधानमंत्री बना दिया गया। उसके बाद दोबारा इलेक्शन हुए 1985 में। राजीव गांधी यंग था, डायनामिक टाइप था, हैंडसम टाइप था, बाहर से पढ़ के आया था, फिरंगन बीवी थी, हिंदुस्तानी इन चीजों के तो फैन है ही है। वो कितना सोना दिखता है ना, पैंट बड़ी अच्छी पहनता है, उसके गोगल देखे, बीवी देखो उसकी, विदेशी बीवी है। इसी से खुश हो गए सारे। और एक सोने पे सुहागा क्या लगा तो उनको, हाय इसकी मां मर गई। भर भर के वोट दिए, पूरे हिंदुस्तान ने राजीव गांधी को भर भर के वोट दिया, इमोशन में आके। वोट इमोशन का काम नहीं है वैसे, पर हमने इमोशन में आके वोट दिया हिंदुस्तान ने। इमोशन कह लो या प्यार कह लो या पूरे देश का आशीर्वाद कह लो, जो भी हमारी सोच थी। राजीव गांधी को उस जमाने में 414-15 सीटें मिली। कितने में से? मेरे ख्याल इलेक्शन 543 में भी नहीं हुए थे, कोई 520-25 के आसपास सीटें थी। ये कितनी होती हैं आप इससे अंदाजा लगाओ। इस वक्त जो मोदी सरकार है, मोदी को 200, बीजेपी को 240 सीटें मिली हैं 543 में से। और 2014 में मोदी को, बीजेपी को 280 के आसपास सीटें मिली थी 543 में से। और पूरा इंटरनेशनल मीडिया ये कहने लगा था कि अरे इंडिया में कमाल हो गया, जबरदस्त मेजोरिटी के साथ एक बंदा पावर में आया, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। जबरदस्त मेजोरिटी, सोचो ये कितनी जबरदस्त थी। इसको इससे कंपेयर करो कि 2014 में कांग्रेस को सीटें मिली कोई 44। कहां इतनी मिलती थी, कहां राहुल गांधी के टाइम में कांग्रेस को सीटें मिली ये। अब राजीव गांधी को इतनी सीटें मिली। और अमिताभ बच्चन जब जीते इलेक्शन इलाहाबाद से, इस टाइम में ये कहावत थी कि कांग्रेस किसी कुत्ते को टिकट भी देती ना, वो भी इलेक्शन जीत जाता। एक कहावत प्रचलित हुई कि कांग्रेस के नाम का वोट मिला, बंदा नहीं देखा किसको वोट दे रहे, कांग्रेस का बंदा है, वोट दे दो, वोट दे दो, दे दिए, जीत गए। बड़े बड़े धुरंधर पॉलिटिशियन हरा दिए। हेमवती नंदन बहुगुणा उत्तर प्रदेश के बहुत बड़े लीडर होते थे, मुख्यमंत्री लेवल के। अमिताभ बच्चन रूकी, पहली बार इलेक्शन लड़ने आया, फिल्मी आदमी है, तुझे क्या पता भैया। पर जनता तो अमिताभ बच्चन, अमिताभ बच्चन।
हरा दिया, बड़े बड़े लीडर्स को हरा दिया। ये बीजेपी आज जो पावर में है, उस टाइम बीजेपी को खाली 2 सीटें मिली, 2। अब ये आज इतनी है, पिछली बार 303 के आसपास थी, तब 2 सीटें थी, और इनका मजाक उड़ाया जाता था। बस आज ये मजाक उड़ाते हैं। 44 हो गया, निबट गए 44 में। राष्ट्रीय पार्टी, आजादी के वक्त की पार्टी, सबका नंबर आता है, सबके दिन आते हैं। उस टाइम में राजीव गांधी 400, ये लोकसभा है, इसमें 415 तो कांग्रेस के ही हैं। आप समझो, ये पूरी कांग्रेस ही है, अपोजिशन थोड़ी थोड़ी रहेगी। और जब राजीव गांधी एंटर करते होंगे लोकसभा में, प्रधानमंत्री बन के राजीव गांधी, तो राजीव गांधी यानी एग्जीक्यूटिव यानी पीएम, जो लोकसभा में एंट्री मारते थे, तो ये सारे कांग्रेस के लोग इसलिए जीते थे, राजीव गांधी के चक्कर में। वोट तो राजीव गांधी को देना था लोगों ने, उस चक्कर में जिसको टिकट मिली वो जीत गया। अब ये सब लोग उठ के राजीव गांधी के पांव पड़ेंगे, क्यों? तेरी कृपा से जीते हैं हम, तू ना होता तो हमारा बेड़ा पार नहीं होना। यही है, ये सारी लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के पांव में गिर रही है, सारी मतलब मेजोरिटी 415। अगर लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के पांव में गिरेगी, तो लेजिस्लेचर इससे जवाब कब मांगेगी, तू ठीक काम कर, तू ठीक नहीं काम कर रही। तो अकाउंटेबिलिटी, जवाबदारी इस सरकार की थी पार्लियामेंट के प्रति, पार्लियामेंट तो सारी इसके पैर में गिर रही है। ये तो उल्टा हो गया काम। और सिर्फ यही नहीं, अब छोड़ो, जब बीजेपी पावर में है, मोदी पावर में है, अब मोदी, मोदी, भाई साहब इसको बीजेपी की टिकट मिली है, इसको वोट जीत जाएगा, ये तो क्यों जीत जाएगा, मोदी को वोट देना ना सबने, मोदी के नाम का ये भी जीत जाएगा। तो जो मोदी के नाम से जीत जाएगा, जीत गया, यहां जाके बैठ गया, इधर आगे मोदी पीएम, ये भी वही काम करेगा, जाके पाँव में गिर जाएगा मोदी जी। फिर वही है, लेजिस्लेचर एग्जीक्यूटिव के पाँव में गिर रही है। तो हम तो कह रहे थे कि लेजिस्लेचर इससे जवाब मांगती है, प्रैक्टिकली तो कोई जवाब नहीं मांगती, प्रैक्टिकली तो लेजिस्लेचर इसके पाँव में गिरी हुई है। क्यों? क्योंकि इसकी पर्सनैलिटी इतनी ज्यादा स्ट्रांग हो गई। हमने इलेक्शन से पहले ही ये बीजेपी ने डिक्लेयर कर दिया, हे भारतवासियों, हमारा जो प्रधानमंत्री होगा वो मोदी होगा, तुम वोट दो। तो लोगों ने बोला मोदी ठीक बनता है, भैया मोदी को वोट देते हैं। अगर ऐसा ना करते तो बीजेपी क्या बोलती है कि तुम बीजेपी को वोट दो, पार्टी को, जो जीतेगी फिर हम देखेंगे प्रधानमंत्री किसको बनाना है। कैसे होता? तो फिर ये लोग ज्यादा मोदी की थोड़ी सुनते, फिर यही लोग मिलके चुनते हैं कि किसको बनाए जी, जीते हुए लोग। 273 लोग जीत गए, अब मोदी इन्हीं में से एक तो है, अलग थोड़ी है। फिर ये मिलके तय करते हैं कि प्रधानमंत्री हम में से बनना चाहिए, हाँ बना लो। होता क्या है, पहले ही तय हो जाता है कि अगर हम जीते तो प्रधानमंत्री ये बनेगा, तो देश एक बंदे के पीछे लग जाता है, पार्टी के पीछे नहीं लगता। तो जिसके पीछे लगता है देश, उसके चक्कर में और लोग भी जीत जाते हैं। रमन, समझ रहे हो? नई नई बातें हैं हमारे लिए ना, कोई बात नहीं, दोबारा करते रहेंगे बार बार। छोड़ देते हैं आज इसको, ज्यादा हो जाएगा, ओवरडोज हो जाएगा है। बस करें इसको, कर रहे हैं, ठीक है। चलो, जारी है ना अंदर बातें। तो पहली स्टेटमेंट थी हमारी कि एग्जीक्यूटिव कम्स फ्रॉम लेजिस्लेचर, ठीक है। दूसरी स्टेटमेंट थी
एग्जीक्यूटिव इज अकाउंटेबल टू लेजिस्लेचर। ठीक है। अब इस स्टेटमेंट में हमने क्वेश्चन मार्क लगा दिया कि हमारे वाले सिस्टम में, जैसे अपना सिस्टम चलता है, उसमें एग्जीक्यूटिव अकाउंटेबल तो होती है, पर एक्चुअली एग्जीक्यूटिव अपनी मेजॉरिटी के कारण, बहुमत के कारण लेजिस्लेचर को कंट्रोल करती है। कैसे? ये लोकसभा है, इसमें मेजॉरिटी किसकी है? बीजेपी की। बीजेपी मतलब मोदी, मोदी मतलब एग्जीक्यूटिव, एग्जीक्यूटिव मतलब पीएम। अब इस लोकसभा ने कोई कानून बनाना है, कोई भी कानून बनाना है, कानून तो मेजॉरिटी से बनेगा। मेजॉरिटी किसकी है? बीजेपी की। बीजेपी का लीडर कौन है? तो एग्जीक्यूटिव ही कानून बना रही है। हम क्या सोच रहे थे, लेजिस्लेचर कानून बनाती, असल में एग्जीक्यूटिव बना रही है। अच्छा, क्योंकि हमारे यहाँ जो एग्जीक्यूटिव है वो इसके अंदर से ही आती है। तो ऐसा नहीं है कि एग्जीक्यूटिव तू अलग है, लेजिस्लेचर तू अलग है। ना, अपने देश में ऐसा नहीं है। अमेरिका में क्या होता है, लेजिस्लेचर, तू कानून बना, तेरा काम खत्म, बस दूर हो जा। ये एग्जीक्यूटिव अलग है, ये ट्रम्प राष्ट्रपति, ये अलग है भैया। ये ट्रम्प कोई इधर उधर से नहीं आ रहे, इधर से जैसे अपने यहाँ मोदी आ रहा है पार्लियामेंट से। ना, अपना सिस्टम अलग है। अपने यहाँ अमेरिका में लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव पूरे पूरे अलग है। पर अपने देश में हमने देखा, ये एग्जीक्यूटिव यानी कि पीएम, इधर से आते हैं, इसके प्रति अकाउंटेबल होते हैं, है ना, और एक्चुअली इसको कंट्रोल करते हैं, पूरा कंट्रोल करते हैं। हाँ, तो लेजिस्लेचर को कंट्रोल करने का मतलब कानून भी अब मोदी की मर्जी से बनेंगे। तो हम यही कहते हैं ना, मोदी सरकार में ये कानून बना। ऐसे नहीं बोलते ना, उस लोकसभा ने ये कानून बनाया, ऐसा हम बोलते ही नहीं है। मतलब मोदी ने ये कानून बनाया। तो फिर पूछ लेते हैं, मोदी तो एग्जीक्यूटिव है, उसका काम तो कानून बनाना नहीं है, वो तो इसका है। तो असल में अंदर घुसने में पता लगा, अरे इसको तो मोदी तो कंट्रोल करते हैं, जैसे राजीव गांधी लोकसभा को कंट्रोल करते थे। हाँ, ठीक है, यहाँ तक कुछ पूछ लो। राज, पानी दे दे। तो पूछ लो छोटी मोटी बात, मुझे पता लगता रहेगा ना आपको समझ आ रहा है। किसकी? हम्म। हाँ, बिल्कुल ऐसे। वैल्यू, वैल्यू, हाँ, गड़बड़ हुई पड़ी है, बिल्कुल हुई पड़ी है गड़बड़। ये कह रही हैं, भी मान लो चंडीगढ़ की पॉपुलेशन कम रह गई और पटियाला की बढ़ गई, तो चंडीगढ़ के एक आदमी के वोट की वैल्यू ज्यादा हो गई, पटियाला वालों की कम हो गई। इसलिए तो 26 तक बनाया कानून हमने, अब फिर से बराबर करेंगे। अब दोबारा बनेगी, सबकी एक बार बराबर हो जाएंगी, फिर घटती बढ़ती रहती हैं। हर 10 साल में एक्चुअली जब पॉपुलेशन बढ़ती है तो टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसी चेंज होनी चाहिए, पर विजिबल नहीं है अपने देश में। बहुत गड़बड़ है, पॉलिटिक्स शुरू हो जाती है। कुछ हिसाब लगा लेते हैं, चंडीगढ़ में तो मुसलमान ज्यादा है, तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी है, मुसलमान को अलग कर दो, इसे काट देते हैं। धीरे धीरे समझाऊंगा आपको। डीलिमिटेशन बोलते हैं इसको, डीलिमिटेशन वो कैसे करते हैं, क्या उसके पीछे पॉलिटिक्स होता है, समझेंगे धीरे धीरे। अभी तो बड़ी बेसिक बातें बता रहा हूँ, इसके ऊपर और ईंटें मैं रखूंगा मजबूत वाली, धीरे धीरे।
तो बहुत बेस है अपना। अब आजकल आप सुनते हो ट्रम्प ट्रम्प ट्रम्प, छाया हुआ दुनिया में ट्रम्प। कल ही मैं किसी से कुछ डिस्कस कर रहा था, बात चल रही थी, तो मैं बता रहा था कि 25-30 साल से मैं अखबारें पढ़ रहा हूँ। चलो उतने अच्छे से तो नहीं जितनी थोड़ी बहुत पढ़ रहे हैं, जब बचपन में होते उतने नहीं पढ़ते ना अच्छे से, तो थोड़ी नजर है दुनिया में क्या हो रहा है, क्या थोड़ी बहुत नजर रहती, थोड़ी बहुत। तो मैं कह रहा था कि पिछले 30 सालों में मैं कोई एक आदमी ऐसा नहीं देखा जिसने पूरी दुनिया को इतना हिला दिया हो, जितना ट्रंप ने हिलाया है। सोच के देखो, है ना। फिर मैंने देखा कि कौन कौन ऐसे लोग हो सकते हैं। तो नेल्सन मंडेला थे एक आदमी, जो बहुत साल जेल में रह के आए साउथ अफ्रीका में, वो फिर बाहर आए, फिर वो राष्ट्रपति बने रहे। उन्होंने भी इतना प्रभाव नहीं छोड़ा था, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो। मतलब आप ये देखो, पिछले 7-8 महीने से तो लगातार रोजाना हर एक आधा दिन छोड़ के ट्रम्प फ्रंट पेज पे है। इंडिया के पेपर्स में तो है ही है, रोज हम देखते हैं। तो कहाँ बैठा ट्रम्प, तो एक आदमी पूरी दुनिया को हिला के बैठा है, इतना प्रभाव छोड़ा वो उसने। ट्रम्प इज प्रेसिडेंट। अपना प्रेसिडेंट कौन है? मुर्मू। सोचना पड़ता है प्रेसिडेंट कौन है ना, याद भी नहीं रहता नाम। द्रौपदी मुर्मू अच्छा बंदा है या लेडी है, कौन है, ऐसे सोचते हैं। तो हम तो इस थोड़े बहुत टच में रहते हैं तो पता है, बाकी किसी 11वीं 12वीं के बच्चे को पूछो तो पता नहीं था। हिमाचल के स्कूलों में इंस्पेक्शन चल रही थी अभी 2-3 दिन पहले। वहां के सीएम एक स्कूल में गए, 10वीं के बच्चों से पूछा कि भारत के राष्ट्रपति का नाम, उनको नहीं पता। 10th के बच्चों को देश की राजधानी की पूछा, वो भी उनको नहीं पता था। 10th के बच्चों, काफी बच्चों को, ऐसा नहीं सबको, काफी बच्चों को। तो अपने राष्ट्रपति की ज्यादा चर्चा नहीं है, अमेरिका वाले राष्ट्रपति की बड़ी चर्चा है। हमारे यहाँ प्रधानमंत्री की चर्चा है ना। ऐसा क्यों रमन, क्या लगता है ऐसा क्या चक्कर है? ये क्या चक्कर है? उनके यहाँ उनका प्रधानमंत्री तो है नहीं, उनका उपराष्ट्रपति है, सेकंड इन कमांड, सेकंड इन कमांड, वाइस प्रेसिडेंट। हमारे यहाँ अगर ट्रंप आए, जहाज पे उतरे, मोदी उन्हें रिसीव करे, तो ट्रंप ये कह सकता भाई प्रधानमंत्री से थोड़ी मिलना है, मैं राष्ट्रपति हूँ, राष्ट्रपति से मिलवाओ। हम क्या जवाब दें? आप क्या कहते हैं? हम बोलेंगे ट्रंप भाई, तुम्हारा सिस्टम अलग है, हमारा अलग है। हमारे मोदी सब कुछ है, प्रधानमंत्री, सारी पावर इसके पास ही है। राष्ट्रपति से मिलना है, वो बैठे हैं कमरे में, चाय पी रहे, तू जा चाय पी के आ जा। काम कुम कुछ नहीं करती है हमारे यहाँ। नाम नाम की राष्ट्रपति, नाम बड़ा है, काम असली हमारा ही मोदी करता है। ओहो। तो ट्रम्प बोले ओहो यू आर डिफरेंट सिस्टम। यस वी हैव डिफरेंट सिस्टम। क्या सिस्टम? हम बोलेंगे भैया, तुम्हारे यहाँ राष्ट्रपति पावरफुल है, मजबूत है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमारे यहाँ ऐसा नहीं है भैया, हमारे यहाँ पार्लियामेंट मजबूत है, पार्लियामेंट से प्रधानमंत्री आता है, इसे हम बोलते हैं पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अच्छा अच्छा अच्छा, ट्रम्प बोले ओके ओके फाइन फाइन ओके गो मीट मोदी 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 कम मोदी, ये बात बनेगी। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में क्या होता है? प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू नाम नाम की हेड है, नॉमिनल, नॉमिनल, नॉट रियल। रियल हेड इज प्रधानमंत्री एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर,
ये है जो देश चलाती है। पहली बात। दूसरी बात, ये प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हमारे देश में, यानी कि रियल एग्जीक्यूटिव, ये हुआ ना रियल एग्जीक्यूटिव, ये रियल एग्जीक्यूटिव हमारे देश में लेजिस्लेचर के अंदर से आते हैं। करेक्ट है। तीसरी बात, ये रियल एग्जीक्यूटिव, नॉट प्रेसिडेंट, रियल एग्जीक्यूटिव, नॉमिनल नहीं, रियल एग्जीक्यूटिव, ये लेजिस्लेचर के प्रति अकाउंटेबल भी होते हैं, जवाबदारी होती है कि पार्लियामेंट उनसे जवाब मांग सकती है, शिक्षा पे ठीक काम करो, एजुकेशन इंप्रूव करो, सड़कें ठीक करो। हाँ, तो इस प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ता है, इस लेजिस्लेचर को, लोकसभा को, क्योंकि लोकसभा है लोगों की सभा, 140 करोड़ लोगों की सभा है, वहां रिप्रेजेंटेटिव बैठे हैं। ओह, गुड 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 गुड, राइट। और ट्रम्प साहब, तुम्हारे देश में अलग सिस्टम है। तुम्हारे देश का जो एग्जीक्यूटिव हेड है राष्ट्रपति, यानी कि तुम ही असली हेड हो। तुम ही देश चला रहे हो भैया, नाक में दम कर रखा है देश का, दुनिया की। तुम रियल हो। हाँ। और तुम्हारे यहाँ, तुम्हारा जो रियल हेड यानी कि तुम, वहां की लेजिस्लेचर यानी कांग्रेस के अंदर से नहीं आते। हमारे यहाँ मोदी है ना, देखो मोदी प्रधानमंत्री, ये लेजिस्लेचर के अंदर से आते हैं। मोदी हमेशा एमपी होंगे, ध्यान रखना। मोदी यानी प्रधानमंत्री जो भी होगा, वो एमपी जरूर होगा, क्योंकि हमारी एग्जीक्यूटिव आती है लोकसभा के अंदर से। अमेरिका में वहां का एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर के अंदर से, उनकी लेजिस्लेचर हम कांग्रेस बोलते हैं, उससे नहीं आता। जनता अपने, हमारे यहाँ तो जनता एमपी को चुनती है, एमपी मिलके फिर मोदी चुनेंगे। वहां जनता डायरेक्ट राष्ट्रपति चुनती है। तीसरी बात, जब ये एग्जीक्यूटिव इधर से आता ही नहीं, तो इसके प्रति अकाउंटेबल भी नहीं होता, जवाबदारी भी नहीं होती। लोकसभा तो जवाब मांगती है, मोदी जी ये क्यों नहीं किया आपने, करो नहीं तो देख लो गिरा देंगे आपकी सरकार, आपसे दूर हो जाएंगे। यहाँ ये राष्ट्रपति को डर ही नहीं है एग्जीक्यूटिव का, क्योंकि एग्जीक्यूटिव के प्रति ये जवाबदेह ही नहीं है, जवाबदारी नहीं है। तो क्या हम कह सकते हैं प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में, इस सिस्टम में, ट्रंप वाले सिस्टम में, एग्जीक्यूटिव पावरफुल सा लग रहा है, क्योंकि उसकी अकाउंटेबिलिटी, जवाबदारी कम है, कोई पूछने वाला ही नहीं है, पावरफुल है। हमारे सिस्टम में पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव अर्थात मोदी प्रधानमंत्री की अकाउंटेबिलिटी है भैया लोकसभा के प्रति, लोकसभा जवाब मांगती है, अकाउंटेबिलिटी ज्यादा है। देखो रमन, ठीक है ये बात। जहां अकाउंटेबिलिटी ज्यादा होती है, जवाबदारी ज्यादा होती है, हम उनकी अपेक्षाओं पर, उम्मीदों पर खरे ना उतरे, तो हमें भगाया भी जा सकता है, हमें गिराया भी जा सकता है, सरकार गिराई भी जा सकती है, मोदी को बाहर भी निकाला जा सकता है। ओ, मोदी गया तो दूसरा आएगा। हाँ, तो स्टेबिलिटी, सरकार की स्थिरता, स्टेबिलिटी थोड़ी कम रहेगी। तो जहां पार्लियामेंट्री सिस्टम है, एग्जीक्यूटिव की जवाबदारी है, जवाबदारी ज्यादा है, स्टेबिलिटी कम होगी। ठीक है। यहां स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। वो हटा ही कोई नहीं सकता। हटाना किसने था, पार्लियामेंट ने, तेरा हटा ही नहीं सकते भैया, पार्लियामेंट तेरा कुछ नहीं लेना देना, जनता ने चुना है हमें तो डायरेक्ट, समझे। हमारे देश में मोदी को जनता ने नहीं चुना, लोकसभा ने चुना है। ध्यान से अंदर जाने तो बात, हमने, आपने मोदी को वोट दिया है? कभी नहीं दिया ना, हमने कभी मोदी को वोट नहीं दिया, हमने अपने एमपी को वोट दिया। उसने मोदी को चुनाव तो चुनाव, अगर वो बीजेपी का है तो।
सिर्फ मोदी ने वाराणसी से इलेक्शन लड़े, वाराणसी वालों ने खाली मोदी को वोट दिया हो सकता है। ठीक है बात। हमने कभी मोदी को वोट नहीं दिया। हम तो अपने, हम मोदी गड़बड़ करे, हम तो अपने एमपी को जाके पकड़े कम। तो क्यों मोदी को प्रधानमंत्री बनाया तूने? हमने तुझे वोट दिया तो अच्छा काम। ये हो सकता है, समझे? लेकिन अमेरिका में जनता ने राष्ट्रपति को चुना है, तो राष्ट्रपति बोल रहे मुझे क्या लेना पार्लियामेंट, तुम कौन हो भाऊ? तुमने थोड़ी बनाया है ना, तुम मुझे हटा सकते। ठीक है, फिर तो दादागिरी हो जाएगी। अमेरिकन राष्ट्रपति की दादागिरी है। अमेरिका का राष्ट्रपति इज मोस्ट पावरफुल मैन इन द अर्थ। एक तो वो अमेरिका का राष्ट्रपति, वैसे नहीं काबू आता अमेरिका, ऊपर से उसको हटाना आसान नहीं। नीचे लिखो यूएस, पोटस, POTUS लिखो, पोटस, कैपिटल में। जानबूझ के लिखवाया, पेपर में आता है पोटस, प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स इज द मोस्ट पावरफुल मैन ऑन द अर्थ। बस करो, कोई न्यूज बता दो आज की, अपने पेपर आ गया, आ जाए। आपने मुझे व्हाट्सएप पे हेलो भेजनी है, मैं आपको अखबारें भेज दूंगा वो भाई ऑनलाइन। सुनाओ कोई न्यूज, क्या न्यूज चल रही है आजकल? एक ही ध्यान रखना, ये जो चैनल है अपने आज तक पाँच तक, कभी भी नहीं देखने। अभी भी आजादी आपको बताऊंगा, एक DD न्यूज, एक राज्यसभा का चैनल होता है, बहुत ही अच्छे, बहुत ही अच्छे, कोई नहीं सुनता। क्या क्या थक जाते हैं, सुनते नहीं बच्चे, बोरिंग टाइप होते हैं ना, मसाला नहीं होता, मसाले वाले चाहिए सबको। तो आज तक जी न्यूज कभी नहीं देखने, चाहे कुछ ना भी मिले, तो कुछ ना मिले तो देख लें, हर्ज क्या है, कभी नहीं देखने। ये विजन छोटा कर देते हैं, सोचने की जो क्षमता है वो कम कर देंगे, डिस्टोर्ट कर देंगे। अपने को नेशनल न्यूज चाहिए, नेशनल लेवल की, इंटरनेशनल लेवल की। तो जो नेशनल चैनल्स होते हैं ना, DD न्यूज टाइप, राज्यसभा, ये बैलेंस्ड होते हैं, ये हर पर्सपेक्टिव देंगे, शोर नहीं बचाएंगे, कंक्रीट बात करेंगे, समझने वाली। कई बार रोक के अच्छे से समझनी पड़ती है क्या बात कह रहे हैं काम की, उस तरह से ना। वो थोड़ी देर और रुक जाओ, फिर शुरू करेंगे, फिर मैं बताऊंगा, अभी नहीं। इसराइल ईरान की न्यूज चल रही है ना? G7 समिट खत्म हो गई। राइट, ठीक है, ये कल थोड़ी न्यूज में डिस्कस कर लेंगे, है ना, आज नहीं करते। चलो कल मिलते हैं, कल सेम सेम टाइम मिलते हैं। चलो बाय। मंडे तक आ जाएंगे, ठीक है, ठीक है। कैसी है? ज्योग्राफी तो मुझे सेम ही है, 6 वही अलग अलग बातें मिक्स करके। हाँ, बहुत अच्छी किताब है ये। मतलब आपको तो उतना नहीं अभी पता लगेगा कि बहुत अच्छी है कि नहीं, मुझे पता है कि आगे क्या आना है ना, उस दौरान बहुत अच्छी है, यही है। अब हमें भी देख के लालच आता है, जो फिर पढ़ लेते हैं, ऐसे आ जाता है, इतनी अच्छी किताब है ना।
कितने अच्छे से एक्सप्लेन करते, यही है, ये ऐसे इसमें। हाँ। हाँ, ये कौन सी क्लास है? 10th है ना? तुम अपनी लो, है ना, काम किया 2 बार पढ़ेंगे। चलो ठीक। पूजा संभाल लेना।